प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैथ्स विद पावर में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संबंध के प्रकार के, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट का फर्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन का सबसे मेन पार्ट है। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में संबंध के बारे में पढ़ा था। संबंध के साथ ही साथ उसके डोमेन, रेंज के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस करा था। लेकिन वो सारी चीज एक तरह से देखा जाए तो वो क्लास 11 का टॉपिक था। अगर क्लास 12 के टॉपिक की मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों आप लोगों के लिए है संबंध के प्रकार। और बच्चों, इस संबंध के प्रकार को बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि मेनली अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो संबंध के प्रकार से ही ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि संबंध के कितने प्रकार हैं और वो कौन कौन से हैं और वो क्या होते हैं। ठीक है, हम लोग हर चीज देखेंगे, यानी डेफिनेशन भी देखेंगे। डेफिनेशन के साथ साथ सबसे ज्यादा बच्चों अगर हमारा कहीं फोकस होगा तो वो होगा एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि बच्चों, इस चैप्टर की सबसे कमी एक तरह से कहा जाए, मीन्स वैसे इस चैप्टर को हम टफ तो नहीं कहेंगे, मतलब बहुत टफ नहीं होता है, बट ये थोड़ा सा बोरिंग जरूर होता है। क्योंकि खास करके पहली एक्सरसाइज, अगर आप पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व जब आप करोगे तो आपको काफी बोरिंग लगेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि ये मैथ्स है। तो बच्चों, इसको आसान कैसे बनाया जाए, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर हम इसको आसान कैसे बनाएं। इसको आसान बनाने के सबसे बेहतरीन तरीका है कि इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को बेहतरीन अंदाज में आप समझिए। मैं आपको बेहतरीन अंदाज में समझाऊंगा भी। तो आइए संबंध के प्रकार को डिस्कस किया जाए। टाइप्स ऑफ रिलेशन, यानी कि संबंध के प्रकार। संबंध के निम्नलिखित 7 प्रकार है। ठीक, पहले प्रकार की बच्चों अगर मैं बात कर लूं तो पहला प्रकार क्या है? अगर पहले प्रकार की मैं बात करूं तो इसका जो पहला प्रकार है वो है बच्चों रिक्त संबंध। क्या है वो? होता है बच्चों, सेकेंड, एक मिनट बच्चों, देखिए संबंध के प्रकार की अगर मैं बात कर लूं, एक मिनट भाई, एक मिनट, ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड। चलो, देखिए जरा, सबसे पहला प्रकार इसको बोला जाता है रिक्त संबंध। क्या बोला जाता है? रिक्त संबंध बोला जाता है, जिसे इंग्लिश में एम्प्टी रिलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्प्टी रिलेशन कहा जाता है। ठीक है, वही अगर मैं दूसरे संबंध की बात करूं तो दूसरा संबंध होता है बच्चों सार्वत्रिक संबंध, जिसे यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाता है। तीसरे संबंध की मैं बात करूं तो तीसरा संबंध होता है तत्समक संबंध, जिसे इंग्लिश में आइडेंटिटी रिलेशन कहा जाता है। चौथे की मैं बात करूं तो चौथा होता है स्वतुल्य संबंध, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाता है। पांचवें संबंध की मैं बात करूं तो पांचवा सम्मित संबंध होता है, जिसे सिमेट्रिक रिलेशन कहा जाता है। छठे की मैं बात करूं तो छठा संक्रामक संबंध होता है। और सातवें की मैं बात करूं तो बच्चों ये तुल्यता संबंध होता है। क्या होता है? तुल्यता संबंध होता है, जिसे इंग्लिश में इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो संबंध के 7 प्रकार हैं, इसमें से बच्चों सबसे अधिक अगर आपसे कहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो पूछा जाएगा आपका ये जो लास्ट वाला रिलेशन है, लास्ट वाला जो संबंध है, जिसे तुल्यता संबंध यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है, इससे सबसे अधिक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन बच्चों एक बात और, कोई भी संबंध तुल्यता तभी होता है जब वो स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि तुल्यता संबंध से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपने यह भी देख लिया कि मीन्स कोई भी संबंध तुल्यता तभी होता है जब वो स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो। तो सबसे मेन टाइप की अगर मैं बात करूं तो यही 3 प्रकार जो होते हैं वो सबसे मेन होते हैं। इसी पे आपको मीन्स अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन खास करके स्वतुल्य पे, सम्मित पे और संक्रामक पे देना होगा। ठीक है, अब जरा इस नोट पे ध्यान दीजिए। यहां पे नोट पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि रिक्त संबंध तथा सार्वत्रिक संबंध को तुच्छ संबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तुच्छ संबंध कहा जाता है। कभी कभी बच्चों बोर्ड एग्जाम में आपसे 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा तुच्छ संबंध है। तुच्छ संबंध यानी इंग्लिश में से ट्राइवियल रिलेशन कहा जाता है। तो बच्चों ये जो स्टार्टिंग के जो 2 रिलेशन है, यानी कि आप देखिए ये रिक्त संबंध तथा सार्वत्रिक संबंध को कलेक्टिवली यानी कि एक साथ तुच्छ संबंध कहा जाता है। इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बच्चों इस सेशन में
आप अपने साथ नोटबुक लेके जरूर बैठिए, आप नोट्स जरूर बनाओ, क्योंकि नोट्स बहुत जरूरी होता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करते हैं, एक एक करके संबंध के सारे प्रकार को बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों बारी आ गई किसकी? रिक्त संबंध की। रिक्त संबंध जैसे रिक्त संबंध यानी जिसे इंग्लिश में एम्प्टी रिलेशन कहा जाता है। अब जहां तक रिक्त संबंध की बात है बच्चों, तो रिक्त के बारे में आपको पता है, रिक्त शब्द से आप पूरी तरह परिचित हो। रिक्त मतलब क्या होता है? खाली। ठीक है, तो रिक्त संबंध की बात की जाए तो ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि समुच्चय ए पर संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है। रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो। बच्चों ध्यान दीजिएगा, पहले आप परिभाषा समझिए, फिर हम लोग एग्जाम्पल की ओर चलेंगे। कह रहा है कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित न हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखा जाए जरा। एक बात और, इस रिक्त संबंध को फाई द्वारा निरूपित किया जाता है। इसको क्या, इस नोटेशन को क्या पढ़ा जाता है बच्चों? फाई पढ़ा जाता है। फाई आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, यानी कि आर यानी कि संबंध पूरी तरह अगर फाई आ जाएगा तो वो क्या होगा? रिक्त संबंध होगा। अब बच्चों मैं चलता हूं एग्जाम्पल की ओर। सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल जरा देखा जाए। पहला एग्जाम्पल क्या कर रहा है? कह रहा है कि यदि समुच्चय ए में 4 अवयव 1 2 3 और 4 है। कह रहा है कि समुच्चय ए में 4 है। बच्चों यहाँ पे क्या ही मैं बताऊं, ये थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए ये एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि यदि समुच्चय ए है, समुच्चय ए 1, 2, 3, 4 का एक समुच्चय, 4 का एक समुच्चय। बच्चों ये मिसप्रिंट है। ए पर संबंध आर उन सभी क्रमित युग्मों ए कॉमा बी का समुच्चय है सच दैट ए माइनस बी बराबर 8, तब दिखाइए कि आर एक रिक्त संबंध है। बच्चों कंफ्यूज मत होना, मैं कह रहा हूं कि समुच्चय ए पर संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि इस प्रकार परिभाषित है, तब आप दिखाइए कि आर क्या है? एक रिक्त संबंध है। बच्चों संबंध के बारे में आप अच्छी तरह फैमिलियर हो, आप अच्छी तरह जानते हो। संबंध क्या होता है? एक रूल होता है, एक नियम होता है, जिसके द्वारा एक समुच्चय के या दो समुच्चय के अवयवों को आपस में एक दूसरे से क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। इसमें कौन सा संबंध दिया है भाई? यहां पे जिस इस संबंध में जिस नियम की मैं हम लोग बात करते हैं वो नियम क्या है? ये बच्चों चूंकि आपको नियम दिया गया है, आपको नियम ये दिया गया है कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू 8, यानी एक तरह से देखा जाए बच्चों तो b बराबर क्या हो जाएगा? b बराबर हो जाएगा बच्चों a माइनस 8। a माइनस 8 जहां पे a भी कहां से आएगा? a भी समुच्चय a से आएगा, b भी कहां से आएगा? b भी समुच्चय a से ही आएगा। अब बच्चों जरा गौर से देखो, इसको हमें क्या दिखाना है? हमें एक रिक्त संबंध दिखाना है। रिक्त संबंध दिखाने के पीछे हमारा पर्पज ये है कि अब हमें ये दिखाना है कि इस समुच्चय ए का कोई भी अवयव इस समुच्चय के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। यही हमें बेसिकली दिखाना है। कैसे दिखाएंगे जरा ध्यान से देखिए। अब यहां पे आप देख लिया कि b बराबर क्या है? a माइनस 8 है। अब बच्चों जरा, और यहां पे a और b दोनों कहां से आएंगे? a और b दोनों समुच्चय a से आएंगे। अब जरा गौर से देखो बच्चों, यदि मैं a की वैल्यू, यदि बाबू मैं a की वैल्यू क्या लेता हूं? 1 लेता हूं, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस 8 बराबर माइनस 7 आएगी। क्या ये माइनस 7 a में आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा है, यानी कि माइनस 7 a में नहीं आ रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू a। इसका मतलब कि a की जो वैल्यू मैंने 1 लिया है उसका माइनस 7 के साथ संबंध नहीं होगा, यानी कि वो R से बिलोंग नहीं करेगा। बात में नहीं समझ पा रहे हो आप? अब मैं a की वैल्यू क्या लेता हूं बच्चों? 2 लेता हूं। यदि a की वैल्यू मैं 2 ले लूं तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 माइनस 8, यानी कि बच्चों ये माइनस 6 आएगी। ये माइनस 6 a में नहीं आ रहा है, यानी a से बिलोंग नहीं कर रहा है। a से बिलोंग नहीं करने का मतलब ये हुआ कि ये 2 माइनस 6 से इस संबंध R में संबंधित नहीं होगा, यानी कि R में नहीं आएगा। उसके बाद अगर मैं a की वैल्यू बच्चों 3 लेता हूं, उसी तरह b की वैल्यू a माइनस 8, यानी कि 3 माइनस 8 बराबर क्या आ गया? माइनस 5 आ गया। ये भी समुच्चय a में नहीं आ रहा है, समुच्चय a में नहीं आ रहा है, इसका मतलब 3 का माइनस 5 से संबंध नहीं होगा, यानी R में बिलोंग नहीं करेगा, R से बिलोंग नहीं करेगा। a की वैल्यू में 4 ले लूं बच्चों, तो b की वैल्यू 4 माइनस 8, यानी कि माइनस 4 आ गया। ये भी बच्चों समुच्चय a में नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 माइनस 4
ऑल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि आर में नहीं आया। ठीक है, यानी कि आपने क्या देखा कि ए की वैल्यू इस समुच्चय ए से आपने ए की सारी वैल्यू ले लिया। ए की वैल्यू लेने के बाद इस दिए गए नियम के अनुसार जो बी की वैल्यू हमें प्राप्त हुई उसमें से कोई भी बी की वैल्यू अपने संगत ए की वैल्यू से संबंधित नहीं हुआ, यानी कि इस आर में कोई भी क्रमित युग्म नहीं आया, कोई भी क्रमित युग्म नहीं आया, यानी कि ये क्या आ गया, पूरी तरह फाई आ गया। यानी आपने देखा कि इस दिए गए संबंध द्वारा समुच्चय ए का कोई भी अवयव खुद से संबंधित नहीं हुआ, इसका मतलब कि आर बराबर फाई आ गया। अतः आप क्या कह सकते हो बच्चों कि आर क्या है, आर एक रिक्त संबंध है। क्या है बच्चों, आर एक रिक्त संबंध है, आर एक रिक्त संबंध। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया? चलिए, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों मैं मूव करता हूं सेकंड एग्जांपल की ओर। बच्चों ये तो बिल्कुल बच्चों वाला एग्जांपल था, एकदम छोटा सा एग्जांपल था। अब मैं थोड़ा सा बड़े एग्जांपल की ओर चल रहा हूं, इस एग्जांपल पे फोकस करिएगा। ये एग्जांपल आपको पूरी तरह रिक्त संबंध का फीलिंग दिलाएगा। वो जो पहला एग्जांपल था वो बिल्कुल बच्चों वाला एग्जांपल था, एकदम बिल्कुल हलवा टाइप का एग्जांपल था। अब ये एग्जांपल क्लास 12th स्टैंडर्ड का है, तो बिल्कुल आप पेशेंस रखिएगा और चीजों को समझिएगा। सबसे पहले बच्चों का क्वेश्चन को पढ़ना, आप प्रॉपर्ली क्वेश्चन को रीड करो। करा कि यदि ए बॉयज स्कूल के छात्रों का समुच्चय है। ए क्या है, बॉयज स्कूल के छात्रों का समुच्चय है। अब ए पर संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर उन सभी क्रमित युग्म ए कॉमा बी का समुच्चय है सच दैट बी ए की बहन है। बी ए की बहन है। बच्चों ध्यान देना कि इस संबंध आर में केवल और केवल ए के उन्हीं दो अवयवों का क्रमित युग्म आएगा, उन्हीं दो अवयवों से संबंधित क्रमित युग्म आएगा, जहां पे बी यानी कि क्रमित युग्म का दूसरा अवयव पहले अवयव की बहन होगी, क्रमित युग्म का दूसरा अवयव पहले अवयव की बहन होगी। ठीक है, आर इस प्रकार यहां पे परिभाषित है। अब कह रहा है कि दिखाइए कि आर एक रिक्त संबंध है, दिखाइए कि आर एक रिक्त संबंध है। बच्चों ध्यान देना, पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट ना बाबू, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि ए क्या है, बॉयज स्कूल के छात्रों का समुच्चय। बच्चों जरा यहां गौर करना बाबू, यहां पे अगर मिस यहां पे चूंकि ए क्या है बच्चों, बॉयज स्कूल के, ए क्या है, बॉयज स्कूल के छात्रों का समुच्चय, छात्रों का समुच्चय। ठीक है, जब बच्चों ये बॉयज स्कूल के छात्रों का समुच्चय है तो इसमें कौन पढ़ेगा, केवल लड़के पढ़ेंगे, केवल लड़के पढ़ेंगे। यानी कि आप यहां पे कहोगे कि यतः ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव क्या है, बॉयज है। क्या है, बॉयज है। बिल्कुल भाई, जब ये बॉयज स्कूल के छात्रों का समुच्चय है तो इसमें क्या आएंगे, लड़के ही तो आएंगे ना, लड़कियां कहां से आएंगे। ठीक है, अब यहां पे संबंध कैसा दे दिया, यहां पे संबंध दिया कि ए बी से मींस बी ए से तभी संबंधित होगा जब बी क्या होगी, ए की बहन होगी। बी क्या होगी, ए की बहन होगी। तो बच्चों बहन होने के लिए तो लड़की होना पड़ेगा ना, कोई लड़का किसी दूसरे लड़के की बहन हो सकती है क्या, नहीं हो सकता ना। तो बच्चों यहां पे क्या है, आप लिखोगे कि चूंकि ए क्या है, बॉयज स्कूल के छात्रों का समुच्चय है, अतः ए का प्रत्येक अवयव बॉयज है। तो और फिर आप आगे क्या लिखोगे, आप आगे लिखोगे कि कोई भी लड़का चूंकि कोई भी लड़का किसी दूसरे लड़के की बहन नहीं हो सकता, किसी दूसरे लड़के की बहन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, अतः ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होगा, संबंधित नहीं होगा। अतः आप क्या कर सकते हो, अतः आर क्या है, एक रिक्त संबंध है। अतः आर एक रिक्त संबंध है, रिक्त संबंध है, आर एक रिक्त संबंध। यही दिखाना था ना, मैंने आपसे बोला था ना बच्चों
कि ये चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो आपको कहीं से ये फीलिंग ही नहीं आएगी कि ये मैथ्स का चैप्टर है। ठीक है, लेकिन बच्चों सिलेबस में है तो पढ़ना ही पड़ेगा, आपको घबराना नहीं है। मैं इंट्रोडक्शन को जो मैं इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूं, इस चैप्टर को जो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इसके इंट्रोडक्शन में आपसे प्रॉपर टाइम लूंगा, बिल्कुल मैं जल्दबाजी नहीं दिखाऊंगा। लेकिन इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद बच्चों जब आप एक्सरसाइज करोगे तो चुटकियों में आप एक्सरसाइज कर लोगे, ये मेरा वादा है। आप देखते रहिए। आपको मैंने रिक्त संबंध क्लियर कर दिया कि रिक्त संबंध होता क्या है, उसके एग्जांपल्स को हम लोगों ने देख लिया। अब बच्चों मैं मूव करता हूं नेक्स्ट संबंध की ओर, दूसरा संबंध की ओर, जो कि दूसरा संबंध क्या है? दूसरा संबंध है आपका सार्वत्रिक संबंध। क्या है? सार्वत्रिक संबंध, जिसे यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाता है। ठीक है, देखिए जरा सार्वत्रिक संबंध के बारे में देखा जाए, होता क्या है बच्चों? सार्वत्रिक संबंध समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सार्वत्रिक कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित हो। यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित होगा तब वो संबंध एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। परिभाषा आपको दिख रहा है, कह रहा है कि समुच्चय ए पर संबंध आर सार्वत्रिक कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित है। क्लियर हो गया बच्चों? अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, अभी क्लियर नहीं हुआ होगा बच्चों, अभी आपको एग्जाम्पल देखना है। अब जरा बच्चों आपने रिक्त संबंध में जैसा देखा था कि अगर आर बराबर यानी कि संबंध बराबर फाई आ जाए तो ये क्या होता था? ये एक रिक्त संबंध होता था। उसी तरह बच्चों आर बराबर, अगर आर बराबर क्या आ जाए? अगर मैं आर बराबर ए क्रॉस ए आ जाए, क्या आ जाए? ए क्रॉस ए, यानी कि पूरी तरह आर यानी कि संबंध ए का ए के साथ कार्तीय गुणन आ जाए तो ऐसे संबंध क्या कहलाते हैं? सार्वत्रिक संबंध कहलाते हैं। ठीक है, आइए जरा एग्जाम्पल देखा जाए। बिना एग्जाम्पल देखे बच्चों कुछ नहीं होने वाला, ध्यान दीजिए। अब ये एग्जाम्पल क्या कर रहा है? एग्जाम्पल दिया है कि यदि ए स्कूल के छात्रों का समुच्चय है। बच्चों यहां पे बॉयज स्कूल नहीं दिया है, यहां पे स्कूल के छात्रों का समुच्चय बोला है। यदि ए किसी स्कूल के छात्रों का समुच्चय है तथा ए पर संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर उन सभी क्रमित युग्मों ए कॉमा बी का समुच्चय होगा सच दैट ए तथा बी के हाइट का अंतर 3 मीटर से कम हो। बच्चों यहां पे मिसप्रिंट हुआ है, ए तथा बी के हाइट का अंतर 3 मीटर से कम है। क्या है? 3 मीटर से कम है। बच्चों इस संबंध को मैं फिर से यहां लिख दे रहा हूं, आप बिल्कुल परेशान न होइए। यहां पे बोला है कि आर उन सभी क्रमित युग्मों ए कॉमा बी का समुच्चय है सच दैट ए तथा बी के हाइट समझते हो ना, ऊंचाई, हाइट का अंतर 3 मीटर से कम है। ठीक है, यही संबंध दिया गया है। संबंध किस पे दिया गया? संबंध समुच्चय ए पे दिया गया है। अब हमें दिखाना है कि यह संबंध क्या है? एक सार्वत्रिक संबंध है। सार्वत्रिक संबंध दिखाने का मतलब हमें यह है कि हमें यह दिखाना पड़ेगा, हमें यह बताना पड़ेगा कि दिए गए समुच्चय यानी कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव इसके सभी अवयवों से इस दिए गए संबंध द्वारा संबंधित होगा। ठीक है, मेरी बात आप समझ पा रहे हो? आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी। अब जरा बच्चों गौर करो, आइए जरा गौर किया जाए। कहना क्या चाह रहा है भाई? क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? हमें क्या करना है? जरा ध्यान देना बच्चों। इसने साफ साफ कहा है कि आर उन सभी क्रमित युग्म ए कॉमा बी का समुच्चय होगा सच दैट ए तथा बी के हाइट का अंतर 3 मीटर से कम हो। यानी कि बच्चों यहां पे ए और बी दोनों क्या है? इस समुच्चय ए के अवयव हैं। समुच्चय ए के अवयव होने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों क्या है? स्कूल के छात्र हैं। और ये दोनों कैसे स्कूल के छात्र हैं भाई? कैसे स्कूल के छात्र हैं? ये ऐसे दोनों स्कूल के छात्र हैं जब क्या हो? इन दोनों के हाइट का अंतर 3 मीटर से कम हो। अब बच्चों आप अंदाजा लगा सकते हो कि 3 मीटर कितना होता है। 3 मीटर अच्छा खासा हाइट होता है। अब बच्चों आप एनालिसिस करो, आप सोचो, थोड़ा सा इसकी फीलिंग लो। जैसे आप जिस किसी भी विद्यालय में पढ़ते होगे, आप जिस किसी भी स्कूल में पढ़ते होगे, उसमें छोटे क्लास से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चे होंगे, बिल्कुल होंगे। अब बच्चों आप एनालिसिस करो, थोड़ा सा सोचो कि वहां पे यानी आपके स्कूल का सबसे छोटा जो बच्चा होगा वो इतना लगभग कितना बड़ा होगा? कितना बड़ा आप सोच सकते हो? मतलब अब आपको यहां से तो पता नहीं लगे, तब भी इतना बड़ा तो होगा ही होगा। और सबसे बड़ा जो बच्चा होगा आपके स्कूल का वो कितना होगा? 6 फीट का होगा, 7 फीट का होगा, ऐसे कुछ होगा ना। बट बच्चों आप अपने पूरे स्कूल में किसी भी 2 बच्चों के अगर हाइट का कंपैरिजन करोगे, तुलना करोगे, तो सबके ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम ही आएगा। यानी हो सकता है कि कोई 2 बच्चा बराबर हो,
यानी उन दोनों की ऊंचाइयों का अंतर 0 मीटर हो जाएगा। हो सकता है कुछ थोड़ा सा अंतर हो, यानी कि 0.1 मीटर हो गया। हो सकता है कुछ और ज्यादा अंतर हो, ऐसे करके। लेकिन ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा स्कूल में जिनका मीन्स ऐसे कोई भी दो बच्चे नहीं होंगे जिनके ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से अधिक हो। ठीक है, तो बच्चों आप इसकी फुलिंग लीजिए। अब आप कैसे इसको लिखोगे जरा ध्यान से देखिएगा। देखो अब यहां पे स्टेटमेंट लिखोगे कि चूंकि ए क्या है, ए विद्यालय के छात्रों का समुच्चय है, विद्यालय के छात्रों का समुच्चय है, विद्यालय के छात्रों का समुच्चय है, छात्रों का समुच्चय है। ठीक है, अतः समुच्चय ए के सभी अवयव, समुच्चय ए के सभी अवयव, सभी अवयव विद्यालय के छात्र होंगे। क्या होंगे? विद्यालय के छात्र हैं, विद्यालय के छात्र हैं। तथा तथा किसी भी दो छात्रों के बीच की ऊंचाई, किसी भी दो छात्रों, किसी भी दो छात्रों की ऊंचाइयों का अंतर, की ऊंचाई का अंतर, ऊंचाई का अंतर 3 मीटर से अधिक नहीं होगा। किसी भी 3 मीटर से अधिक नहीं होगा, यानी कि 3 मीटर से कम ही होगा। आप ये लिख दो कि 3 मीटर से कम ही होगा, कम ही होगा। ठीक है, जब सबके ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम होगा, अतः आप ये कह सकते हो कि अतः ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से, सभी अवयवों से संबंधित होगा, संबंधित होगा। ठीक है, अतः आर क्या है? अतः आर एक सार्वत्रिक संबंध है, आर एक सार्वत्रिक संबंध है, सार्वत्रिक संबंध। इस तरह बच्चों आपको समझ में आया होगा। बच्चों ये थोड़ा सा टॉपिक इस टाइप का है ही। अब आप इतना बड़ा स्टेटमेंट देख रहे हो, आपको कहीं से भी ये लग रहा है कि मैथ्स का स्टेटमेंट है। यहां पे बच्चों सबसे गंभीर समस्या क्या होती है कि आप क्वेश्चन को समझ ले जाओगे, क्वेश्चन के आंसर को भी समझ ले जाओगे, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने जो आएगी वो ये होगा कि आप ये नहीं समझ पाओगे कि हम स्टेटमेंट को कैसे लिखें। तो बच्चों उसके लिए नहीं घबराना है, आप पूरी तरह क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझो, उसके आंसर्स को अपने ओन लैंग्वेज में, खुद के लैंग्वेज में सोचो और उसको लिख डालो। आप ये मत सोचो कि मैं टीचर हूं, मैं जो पढ़ा रहा हूं वही सही चीज है। देखो एग्जैक्टली मैं लाइन बाय लाइन मेरे स्टेटमेंट को आपको नहीं लिखना है, इसलिए मैं आपको फीलिंग दिला रहा हूं। देखो यहां पे सबसे खास बात ये होगी बच्चों, मींस ये इस मैथ्स विद पावर में सबसे बड़ी बात आपके लिए ये होगी कि मैं आपको जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा, जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, उस टॉपिक की पूरी तरह आपको फीलिंग दिलाऊंगा। यहां पे मैथ्स को रटना नहीं है, मैथ्स के साथ एंजॉय करना। तो बिल्कुल जुड़िए हमारे साथ। अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हर क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करें। अब बच्चों हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। अगला टाइप जो होगा बच्चों तत्समक संबंध। क्या होगा? तत्समक संबंध। बच्चों ये होगा तत्समक संबंध और इसके आगे आएगा स्वतुल्य संबंध। तत्समक संबंध और स्वतुल्य संबंध में बच्चों क्या होती है? सिमिलरिटी होती है, यानी कि कुछ समानता होती है। वो समानता क्या होती है मैं आपको समझाऊंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप जरा ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहले हम तत्समक संबंध को देखें। वैसे तत्समक संबंध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्वतुल्य संबंध सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तत्समक संबंध जिसे बच्चों अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? आइडेंटिटी रिलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइडेंटिटी रिलेशन कहा जाता है। इंग्लिश भी जानो बच्चों, थोड़ा बहुत जानो। अब ये कह क्या रहा है? कह रहा है कि समुच्चय ए पर संबंध आर, समुच्चय ए पर संबंध आर तत्समक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव केवल खुद से संबंधित हो। बच्चों ध्यान देना, ये जो यहां पे पॉइंट लिखा हुआ है ना, ये पॉइंट टू बी नोटेड है, इसको आप नोट कर लेना। केवल खुद से संबंधित। क्या बोला है? कि यदि ए का प्रत्येक अवयव, यानी दिए गए समुच्चय का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, प्रत्येक अवयव लेना है, और वो प्रत्येक अवयव क्या होने चाहिए? केवल और केवल खुद से संबंधित होना चाहिए। बच्चों ऑलमोस्ट सारी फैमिली में एक आध लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं। क्या होते हैं? सेल्फिश होते हैं, स्वार्थी होते हैं। उनका मानना यह होता है
कि घर में उनसे बड़े भी पड़े हैं, बड़े भाई बहन भी हैं, छोटे भाई बहन भी हैं, लेकिन उनसे मीन्स उससे उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर घर में कोई बढ़िया चीज बना तो सबसे पहले मेरा पेट भरना चाहिए। कपड़ा अगर खरीदना है तो फादर सबसे पहले मेरा कपड़ा खरीदे। मीन्स उनको खुद से मतलब होता है, यानी उनका काम होना चाहिए और किसी का हो चाहे ना हो, उनसे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही हाल है बच्चों तत्समक संबंध का, यानी कि तत्समक संबंध को एक तरह से कह सकते हो कि ये सेल्फिश रिलेशन है, यानी कि स्वार्थी संबंध है। कैसे स्वार्थी संबंध है? बिकॉज ये कह रहा है कि दिए गए समुच्चय का प्रत्येक अवयव केवल और केवल किससे संबंधित होगा? केवल खुद से संबंधित होगा। ये ठीक है, यानी कि कोई भी संबंध तभी तत्समक होगा जब उसमें आए हुए, यानी कि उस दिए गए समुच्चय का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक कहने का मतलब कि एक भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, और उसका प्रत्येक अवयव केवल और केवल खुद से संबंधित होना चाहिए, यानी कि अपने अलावा किसी अन्य अवयव से संबंधित नहीं होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस तत्समक संबंध की अगर मैं नोटेशन की बात करूं, अगर समुच्चय ए पर तत्समक संबंध के नोटेशन की बात करूं बच्चों, तो इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है आइए। आइए मतलब क्या हुआ कि समुच्चय ए पर संबंध आइडेंटिटी, यानी कि तत्समक संबंध, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। ये क्या होगा? ये उन सभी ए कॉमा ए का समुच्चय होगा, सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। यानी कहने का मतलब यह है बच्चों कि इस समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, यानी कि प्रत्येक ए के लिए ए के साथ केवल संबंध होना चाहिए। ऐसे संबंध क्या कहलाते हैं? तत्समक संबंध कहलाते हैं। बच्चों यहां पे जरा नोट देखिएगा, नोट पे आप ज्यादा फोकस करिएगा। करा कि तत्समक संबंध में ए का प्रत्येक अवयव केवल खुद से संबंधित होना चाहिए, अपने अलावा किसी अन्य अवयव से संबंधित नहीं होना चाहिए। ध्यान देना बच्चों, करा है कि तत्समक संबंध में ए का प्रत्येक अवयव कहने का मतलब कि कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। ए का प्रत्येक अवयव केवल खुद से संबंधित होना चाहिए, केवल खुद से संबंधित होना चाहिए, अपने अलावा किसी अन्य अवयव से संबंधित नहीं होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे एग्जाम्पल पे चलिए, एग्जाम्पल की ओर चलेंगे बच्चों, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियरिटी आएगी। अब जरा गौर करिए, अब यहां पे मैं एग्जाम्पल लिया हूं, जरा ध्यान से देखना बच्चों। यहां पे एग्जाम्पल देखो बच्चों, टोटली आपका जो फोकस होना चाहिए ना वो एग्जाम्पल पे होना चाहिए। परिभाषा तो बच्चों एक महज फॉर्मेलिटी है, उस पे देखो उससे थोड़ा बहुत आपको पता चलेगा, लेकिन 100% क्लियरिटी अगर आपको कहीं से आएगी तो वो होगा एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल पे आप ज्यादा फोकस करिएगा, जरा गौर से देखिएगा। करा कि यदि ए एक समुच्चय है जिसमें 3 अवयव हैं 1, 2, 3, इस समुच्चय पे बच्चों मैंने 3 संबंध यहाँ पे अलग अलग परिभाषित किए हैं। इन तीनों संबंधों को हमने यहाँ पे क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में लिखा है। कैसा लिखा है? क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में लिखा है। आइए जरा देखा जाए। अभी क्या कर रहा है? अभी कह रहा है कि तब देखो R1 संबंध कैसा परिभाषित किया गया है? मैंने लिखा है कि R1 क्या है? 1, 1, 2, 2, 3, 3 का समुच्चय है। 1, 1, 2, 2, 3, 3 का समुच्चय है। अब बच्चों जरा गौर करो, अब ये संबंध तत्समक तभी होगा जब इस संबंध में इस दिए गए समुच्चय के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल खुद से संबंध होना चाहिए। यानी 1 का संबंध केवल 1 से होना चाहिए, बिल्कुल 1 का संबंध 1 से है। 2 का संबंध केवल 2 से होना चाहिए, 2 का संबंध 2 से है। 3 का संबंध केवल 3 से होना चाहिए, 3 का संबंध 3 से है। तो बच्चों यहां देख लो, इस संबंध में यानी संबंध R1 में दिए गए समुच्चय A का प्रत्येक अवयव केवल और केवल खुद से संबंधित है। यानी कि तब आप कहोगे, यहां पे मैं आप पहले क्वेश्चन का यानी कि R1 का मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूं, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? मैं कहूंगा कि चूंकि A का प्रत्येक अवयव केवल खुद से संबंधित है, केवल खुद से संबंधित है, ठीक है। अतः R1 क्या है? R1 एक रिक्त संबंध है, सॉरी बच्चों, R1 एक तत्समक संबंध है। R1 एक तत्समक संबंध। बात समझ आई बच्चों? क्लियर हुआ? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों मैं मूव करता हूं R2 की ओर। कहां चलता हूं? R2 समुच्चय A पे ही परिभाषित है। R2 संबंध भी बच्चों समुच्चय A पे ही परिभाषित है, इसी समुच्चय में परिभाषित है। अब जरा R2 में देखा जाए, देखिए 1 का 1 के साथ संबंध है, 2 का 2 के साथ संबंध है, 3 का 3 के साथ संबंध है। यानी इस दिए गए
दिए गए समुच्चय के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल खुद से अभी तक संबंध है। आगे क्या है, आगे बच्चों ये 1 तो 2 से रिलेटेड हो गया, यानी एक का संबंध किससे हो गया, एक का संबंध बच्चों 2 से हो गया। और बच्चों आप जानते हो कि कोई भी संबंध तत्समक तभी होता है जब उसमें दिए गए समुच्चय का प्रत्येक अवयव केवल और केवल खुद से संबंधित होना चाहिए, अपने अलावा किसी अन्य अवयव से संबंधित नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां पे क्या है, इसके दिए गए समुच्चय के प्रत्येक अवयव खुद से तो जरूर संबंधित है, लेकिन बच्चों यहां इसका एक अवयव 1 इसके दूसरे अवयव 2 से संबंधित हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पे क्या हुआ, क्या लिखोगे आप सेकंड वाले का स्टेटमेंट, अब आपको पता चल गया कि दूसरे वाले में क्या है, ये तत्समक नहीं है। क्या है, तत्समक नहीं है। लेकिन रही बात की एग्जाम्पल स्टेटमेंट कैसे लिखा जाए, सबसे बड़ा चैलेंजिंग का काम इस चैप्टर के लिए क्या है, मींस हाउ टू राइट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को कैसे लिखा जाए। तो बच्चों वही मैं बता रहा हूं। अब आप जान गए कि यहां पे इसी क्रमिक युग्म के आने की वजह से क्या है, ये तत्समक नहीं हो रहा है, तो आप साफ साफ लिख दो, आप साफ साफ लिखो कि चूंकि 1,2 बिलोंग्स टू R2, बिलोंग्स टू R2, अतः R2 तत्समक संबंध नहीं है, तत्समक संबंध नहीं है, तत्समक संबंध नहीं। ठीक है बच्चों, अगर दिए गए समुच्चय का कोई भी अवयव अगर किसी दूसरे अवयव से संबंधित हो जाता है, उस केस में भी वो संबंध तत्समक नहीं होता है, केवल और केवल खुद से संबंधित होने चाहिए। अब बच्चों मैं बात करता हूं तीसरे संबंध के बारे में। हमने इस प्रश्न में 3 संबंध को परिभाषित किए थे और तीनों संबंधों को हमें 1 बाई 1 करके देखना है। अब जरा R3 को देखा जाए। R3 में क्या हुआ, 1,1 आया, यानी इसका पहला अवयव खुद से संबंधित हुआ। 2,2 भी आ गया, दूसरा अवयव दूसरे अवयव संबंधित हो गया। लेकिन बच्चों 3 तो संबंधित नहीं है ना खुद से, 3 का खुद से संबंध तो नहीं है ना। और आप जानते हो कि किसी दिए गए समुच्चय पे कोई संबंध तभी तत्समक होता है जब क्या हो कि उस दिए गए समुच्चय का प्रत्येक अवयव केवल और केवल खुद से संबंधित होना चाहिए। तो बच्चों ये भी क्या है, तत्समक नहीं है। अब आप रीजन कैसे लिखोगे, आप बच्चों रीजन चूंकि ऐसे लिखो, मैं बता रहा हूं, आप लिख दो साफ साफ, आप साफ साफ यहां लिखो कि 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू R3, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि इस दिए गए समुच्चय A का एक अवयव 3 जो कि खुद से संबंधित नहीं है, जो कि खुद से संबंधित नहीं है, यानी कि जहां पे 3 क्या है, 3 बिलोंग्स टू A, अतः R तत्समक संबंध नहीं है। क्या है, R तत्समक संबंध नहीं है। इतनी बातें बच्चों क्लियर हो गई। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर में तत्समक संबंध होता क्या है। क्लियर। अब बच्चों मैं मूव करता हूं आगे की ओर। अब मैं चलूंगा कहां पे, स्वतुल्य की ओर चला जाएगा। कहां जाएगा, अगले संबंध के प्रकार, अगला संबंध का प्रकार आएगा बच्चों कौन सा, अगला आने वाला है बाबू स्वतुल्य संबंध, जो कि आपके सामने पिटारा खुलने वाला है। ये रहा बच्चों अगला संबंध, जो कि मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संबंध है। ये संबंध मतलब रिलेशन। देखो अब बच्चों इतना बड़ा मीन्स पूरी स्क्रीन भरी पड़ी है, कोई बात नहीं बच्चों, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी वाले स्टेटमेंट पे ध्यान देना है, इंग्लिश वाले स्टेटमेंट पे आपको ध्यान नहीं देना है। इंग्लिश वाला स्टेटमेंट स्पेशली इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो हिंदी पे ही फोकस करें, इंग्लिश पे फोकस यहाँ पे नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। स्वतुल्य संबंध बच्चों, स्वतुल्य संबंध और तत्समक संबंध में समानता होता है, थोड़ा सा एक वर्ड का अंतर है बच्चों, उस पर आप फोकस करिएगा, गौर करिएगा, यानी उसको आप जरूर मार्क करके रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है देखो स्वतुल्य संबंध जिसे अंग्रेजी में रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाता है। समुच्चय ए पर संबंध R स्वतुल्य कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव खुद से अवश्य संबंधित हो। ए का प्रत्येक अवयव खुद से अवश्य संबंधित हो। बच्चों यहां गौर करो, यहां पे क्या लिखा था, यहां पे लिखा था कि ए का प्रत्येक अवयव केवल खुद से संबंधित हो, यानी अपने अलावा किसी अन्य से संबंधित नहीं होना चाहिए, तब वो संबंध क्या होता है, तत्समक होता है। लेकिन बच्चों अगर मैं बात करूं बाबू किसकी, स्वतुल्य के बारे में, तो इसने ये नहीं कहा है कि ए का प्रत्येक अवयव केवल खुद से संबंधित हो, ऐसा इसने वर्ड नहीं जोड़ा है। इसने कहा है कि ए का प्रत्येक अवयव, यानी ए का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, ए का प्रत्येक अवयव खुद से अवश्य संबंधित होना चाहिए, यानी कि दिए गए समुच्चय ए का दिए गए समुच्चय का प्रत्येक अवयव खुद से अवश्य संबंधित होना चाहिए। अपने अलावा अगर अन्य किसी अवयव से संबंधित होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बच्चों क्या होता है ना, जैसे आपने सुना होगा, जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मैं ही अच्छा हूं, कुछ लोग कहते हैं कि मैं ही अच्छा हूं। ये गलत बात है, ये गलत बात है। अगर आप कहो कि मैं अच्छा हूं, ये चलेगा भाई,
भाई सब कोई कहता है अपने आप को अच्छा कहता है। अगर मैं कहूं कि मैं अच्छा हूं, ऑल द बेस्ट, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैं ही अच्छा हूं। मैं ही अच्छा हूं कह देने का मतलब कि केवल और केवल मैं अच्छा हूं, मेरे अलावा अन्य कोई अच्छे नहीं है। बट मैं अच्छा हूं इसका मतलब ये नहीं कि और लोग बुरे हैं, और लोग भी अच्छे हैं, लेकिन मैं भी अच्छा हूं। ठीक है, तो बच्चों वही बात है, तत्समक संबंध में क्या होता है कि उसका संबंध केवल और केवल खुद से होता है, जबकि स्वतुल्य में ऐसा होता है, लेकिन वो क्या कहता है, कहता है कि दिए गए समुच्चय का प्रत्येक अवयव खुद से अवश्य संबंधित हो। अगर वो अपने अलावा किसी अन्य अवयव से संबंधित हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं मानी जाएगी, उसको भी स्वतुल्य एक्सेप्ट किया जाएगा, बशर्ते कि दिए गए समुच्चय का प्रत्येक अवयव खुद से अवश्य संबंधित होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं। कह रहा है कि समुच्चय ए पर संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव खुद से अवश्य संबंधित हो। ठीक है बच्चों, इस नोट पे देखना, नोट पे देखना, बीच की चीजों को छोड़िए, नहीं बीच की चीजों को छोड़ो नहीं, इस पे जरा फोकस करो, इस पे फोकस करो। करा कि समुच्चय ए पर संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है यदि x x बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ए। बच्चों ये सिंबल दिख रहा है ना, ये सिंबल दिख रहा है ना, ऐसा सिंबल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में अगर आप बात करोगे तो कहोगे प्रत्येक मान के लिए या सभी मान के लिए, और अंग्रेजी में इसे कहा जाता है फॉर एवरी वैल्यू, फॉर एवरी वैल्यू। देखो यहां पर जो लिखा है ना, ये जो लिखा है ना, इसको कैसे रीड करेंगे जरा ध्यान से देखना। इसको रीड करेंगे कि x x बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी x बिलोंग्स टू सेट ए, यानी समुच्चय ए के प्रत्येक x के लिए, यानी कि प्रत्येक अवयव के लिए उसका खुद के साथ संबंध अवश्य होना चाहिए। बच्चों जब कभी भी आप स्वतुल्य संबंध सिद्ध करोगे, स्वतुल्य संबंध बताओगे, तो आपको ये स्टेटमेंट जरूर लिखना पड़ेगा, इसलिए आप स्टेटमेंट पर फोकस करिएगा। फिर से मैं रीड कर रहा हूं, ये कह रहा है कि x x बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी x बिलोंग्स टू सेट ए। फिर से, समुच्चय ए पर संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है यदि x x बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी x बिलोंग्स टू सेट ए हो, यानी कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव खुद से अवश्य संबंधित हो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जरा इस नोट पे आइए, अब कह रहा है, ये कह रहा है कि स्वतुल्य संबंध में ए का प्रत्येक अवयव खुद से अवश्य संबंधित होना चाहिए। प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव खुद से अवश्य संबंधित होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए, इससे खुद के अलावा, ठीक है, इससे नहीं, इसमें 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 खुद के अलावा अन्य किसी भी अवयव से संबंधित हो सकता है। बच्चों ध्यान देना, यानी कि दिए गए समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव खुद से जरूर संबंधित होना चाहिए, लेकिन वो खुद के अलावा अन्य भी किसी अवयव से संबंधित होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जी लो जिंदगी अपनी, वो संबंधित हो सकता है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल पे चलते हैं बच्चों, एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जरा देखो ध्यान से बच्चों, एग्जाम्पल से पहले एक पॉइंट और लिखा हुआ है, कहा कि यदि ए का एक भी अवयव, यदि ए का एक भी अवयव खुद से संबंधित नहीं है, खुद से संबंधित नहीं हुआ तो वो स्वतुल्य नहीं होगा। बच्चों दिए गए समुच्चय में से कोई एक भी ऐसा अवयव आ जाए जो खुद से संबंधित नहीं है तो वो संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये पॉइंट टू बी नोटेड है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब बच्चों मैं जरा चलता हूं एग्जाम्पल की ओर, एग्जाम्पल देखा जाए। पहला एग्जाम्पल ये आया, देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे मैंने मीन्स एक समुच्चय ए लिया हूं, एक समुच्चय ए आया है जिसमें अवयव है 1, 2, 3। इसमें पहला संबंध हमने R1 परिभाषित किया। R1 क्या कर रहा है, जरा ध्यान से देखिए, क्या ये स्वतुल्य है या नहीं है, इसके बारे में हमें आंसर देना है, हमें आंसर देना, ध्यान से देखना बच्चों। इसमें क्या आया कि 1, 1 आया, यानी 1 का संबंध 1 से हुआ, 2, 2 आया, यानी कि 2 का संबंध 2 से हुआ, 3, 3 आया, यानी कि 3 का संबंध 3 से हुआ। यानी कि बच्चों आपने क्या देखा कि इस दिए गए समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव क्या है, खुद से अवश्य संबंधित है, खुद से अवश्य संबंधित है। तो अब ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, ये स्वतुल्य संबंध है। लेकिन इसको लिखे कैसे, इसकी फीलिंग तो हमें आ गई, हम जान गए कि ये स्वतुल्य संबंध है, लेकिन इसको आखिर में लिखा कैसे जाए, सबसे बड़ी बात ये है। तो देखो बच्चों मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं कि इसको कैसे लिखना। पहले वाले का मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आप यहां पर लिखो, आप ये लिख सकते हो कि चूंकि ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव खुद से अवश्य संबंधित है, खुद से अवश्य संबंधित है, खुद से अवश्य संबंधित है, खुद से अवश्य संबंधित है। ठीक है, यानी कि बच्चों इस स्टेटमेंट को हम एक और भाषा में लिख सकते हैं, उसको भी आप सीखिए। यही जो मैंने इतना बड़ा लाइन लिखा है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप कह सकते हो कि चूंकि x x belongs to R for all x belongs to set A,
ठीक है, ये जो मैंने अपनी इतना लंबा चौड़ा मैंने स्टेटमेंट लिखा है, इसके बदले आप ये भी लिख सकते हो, यानी कि या तो ये लिखो या तो ये लिखो, जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो वही लिखिए। अगर आपको इसको लिखने में दिक्कत हो रही है तो इसको मत लिखिए, हटा दीजिए, हटा दीजिए, आप यही लिखो। क्या? चूंकि ए का प्रत्येक अवयव खुद से अवश्य संबंधित है, खुद से अवश्य संबंधित है, अतः अतः मैं कह सकता हूं कि R1 क्या है? R1 एक स्वतुल्य संबंध है। R1 एक क्या है बच्चों? ये एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। बात समझ आई? क्लियर हुआ? अब बच्चों मैं चलता हूं इसके दूसरे संबंध के बारे में, R2 के बारे में। इसी R2 भी इसी पे परिभाषित है। R2 क्या करा? R2 में जरा देखो कि ये R2 तभी स्वतुल्य होगा जब इस समुच्चय A का प्रत्येक अवयव खुद से अवश्य संबंधित होना चाहिए। तो जरा बच्चों गौर करो, 1,1 आया यानी एक एक से संबंधित है, 2,2 आया 2 से संबंधित है, 3,3 आया 3 से संबंधित है। अब क्या आ गया बच्चों? 1,2 आ गया। यानी आपने क्या देखा कि इस दिए गए समुच्चय का प्रत्येक अवयव खुद से तो अवश्य संबंधित है, लेकिन इसका एक अवयव एक इसके किसी दूसरे अवयव 2 से संबंधित हो गया। तो क्या ये स्वतुल्य होगा? सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है, क्या ये स्वतुल्य होगा? हाँ, बिल्कुल स्वतुल्य होगा, बिल्कुल स्वतुल्य होगा, क्योंकि यहां पे साफ साफ शब्दों में लिखा है कि स्वतुल्य संबंध में ए का प्रत्येक अवयव खुद से अवश्य संबंधित होना चाहिए। इसके अलावा खुद के, इसमें क्या करा कि इसमें खुद के अलावा अन्य किसी भी अवयव से संबंधित हो सकता है, यानी उसका कोई अवयव अगर चाहे तो अपने अलावा अन्य भी किसी अवयव से संबंधित हो सकता है। तो बच्चों आपने ये देखा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये भी R2 भी क्या है? स्वतुल्य संबंध है। R2 क्या है? स्वतुल्य संबंध है। लेकिन आखिर लिखे कैसे, कैसे लिखा जाए? जरा गौर से देखना बच्चों, इसको ऐसे लिखा जाएगा कि चूंकि वही रीजन, देखो मेन रीजन आपको लिखना है, मेन कारण आपको लिखना है। मेन कारण क्या है? कि इस दिए गए समुच्चय A का प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित है। तो आप कहोगे कि चूंकि A का प्रत्येक अवयव, A का प्रत्येक अवयव खुद से अवश्य संबंधित है, खुद से अवश्य संबंधित है, खुद से अवश्य संबंधित है। ठीक है, अतः R2 क्या है? R2 क्या है? स्वतुल्य संबंध है। R2 स्वतुल्य संबंध है। R2 स्वतुल्य संबंध है। बात समझ आई बच्चों? क्लियर हो गया? जो आपने स्टेटमेंट लिखा है कि A का प्रत्येक अवयव खुद से अवश्य संबंधित है, इसी बात को आप ऐसे भी, जैसे मैंने यहां सिखाया था, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि चूंकि x बिलोंग्स टू R2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ए। इस स्टेटमेंट को भी लिखना सीखो, क्योंकि आप क्लास 12th स्टैंडर्ड के हो। मैं यहाँ पे इजी लैंग्वेज भी यूज कर रहा हूँ, और आपके लिए मैं जो एक 12th स्टैंडर्ड का जो एक नोटेशन होगा, एक जो स्टेटमेंट होगा, उसको भी मैं आपको लिखने सिखा रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। बच्चों आपको घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना। आप इस बात को लेकर के बिल्कुल चिंतित मत रहिए कि हम स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। वो चिंता आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आपको परेशान नहीं होना है। मैं आपको एक्सरसाइज भी कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन का स्टेटमेंट को इजी एंड सिंपलेस्ट वे में मैं लिख कर सिखाऊंगा, और आपको भी लिखने सिखा दूंगा। आपको बिल्कुल परवाह करने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना परवाह करिए कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर क्लासेस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मैं पूरे कोर्स को बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में, यानी कि इजी एंड सिंपलेस्ट वे में आपको पढ़ाऊंगा। और बच्चों यहाँ पे, यानी कि मैथ्स विथ पावर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको सिर्फ मैथ पढ़ना नहीं है, आपको मैथ को फील करना है, उसकी फीलिंग लेनी है, उसका एहसास करना है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आपको समझ में आ गया कि R2 क्या है? स्वतुल्य संबंध है। अब बच्चों में R3 की बात करूं, R3 के बारे में बात किया जाए। और R3 के बारे में क्या होगा? R3 जरा देखो, इसमें क्या आया? 1,1 आया, यानी इस समुच्चय A का पहला अवयव खुद से संबंधित हुआ। 2,2 आया, यानी कि दूसरा अवयव खुद से संबंधित हो गया। लेकिन बच्चों 3,3 नहीं आया है, यानी समुच्चय A का एक अवयव 3 ऐसा अवयव है जो छूट गया, इसका खुद के साथ संबंध नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है बच्चों? ये स्वतुल्य नहीं होगा। यानी कि आपने ये देखा है, आपको ये अभी अभी बताया गया है बच्चों, यहां अभी अभी आपको बताया गया था कि यदि A का एक भी अवयव खुद से संबंधित नहीं हुआ तो वह स्वतुल्य नहीं होगा। ये पॉइंट टू बी नोटेड है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब रही बात की कारण क्या लिखा जाए, तो बच्चों कारण लिखने में देर किस बात की? बच्चों क्यों परेशान हो रहे हो? न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो। बच्चों घबराना नहीं है, चेहरे पे सिकर नहीं लाना है, बिल्कुल रिलैक्स मोड में रहना है। बिल्कुल रिलैक्स मोड में रह के आप मैथ्स विद पावर से जुड़िए और अपने मैथ्स को आसान बनाइए। देखिए कैसे स्टेटमेंट लिखे, बस आप लिख दो कि इसका एक अवयव 3 खुद से संबंधित नहीं है, यानी कि आप ऐसे लिखो कि चूंकि 3,
तीन डज नॉट बिलोंग्स टू R3। यहां पे संबंध का नाम क्या है? R3 जहां जहां तीन बिलोंग्स टू सेट है। अरे यही लिखना चाहते हो ना कि समुच्चय ए का एक अवयव तीन है जो खुद से संबंधित नहीं है। इसी को मैंने मैथ्स की भाषा में लिख दिया कि 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू R3 जहां तीन बिलोंग्स टू सेट ए, यानी समुच्चय ए का अवयव है। अतः आप कहोगे कि R स्वतुल्य नहीं है, R स्वतुल्य नहीं है। तो बच्चों इस तरह आपको बात समझ में आ गई। इस तरह बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि स्वतुल्य संबंध होता क्या है। बच्चों एक चीज आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि सभी तत्समक संबंध, आप एक नोट जरूर लिख लेना, शायद आगे लिखा हो तो ठीक है, तो मैं लिखवा दे रहा हूं। आप एक बात आप जरूर ध्यान देना, एक एग्जांपल और दिया गया यहाँ पे, खैर उसको भी देखेंगे। आप बच्चों यहाँ पे ध्यान देना कि प्रत्येक तत्समक संबंध एक स्वतुल्य संबंध होता है, क्योंकि कुछ बच्चों के मन में ये भी आया होगा कि सर ये सारे एग्जाम्पल तो तत्समक वाले हैं। तो बच्चों ये पॉइंट टू बी नोटेड है कि प्रत्येक संबंध यानी कि सभी तत्समक संबंध स्वतुल्य संबंध होते हैं, लेकिन सभी स्वतुल्य संबंध तत्समक नहीं होते हैं। यानी ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी स्वतुल्य तत्समक हो ही जाए, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए बच्चों हम लोग मूव करते हैं आगे की ओर। अगला एग्जांपल, ये अगला एग्जांपल क्या कहा है कि यदि ए एक समुच्चय दिया गया है, ए एक समुच्चय दिया गया है जो किसका समुच्चय है? 1 से लेकर के 14 तक, 1 से लेकर के 14 तक के प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। क्या है? 1 से लेकर के 14 तक के प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तथा ए पर संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R उन सभी क्रमित युग्मों x, y का समुच्चय होगा सच दैट y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। y माइनस 3x इज इक्वल टू 0, जहां पे x और y दोनों कहां से आएंगे? समुच्चय ए से आएंगे। समुच्चय ए से आएंगे तब जांचिए कि ये क्या है, स्वतुल्य है या नहीं। तो बच्चों हमने जो एग्जाम्पल लिए थे, जो भी हम लोगों ने यहां पे एग्जाम्पल लिए थे, ये सारे एग्जाम्पल क्या थे? क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में यहां पे संबंध आए हुए थे। यानी संबंध को निरूपित करने के दो तरीके होते हैं, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। एक होता है क्या? एक होता है रोस्टर विधि, यानी कि अगर संबंध को क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में निरूपित करोगे तो उसे क्या कहा जाता है? रोस्टर विधि कहा जाता है। तो यहाँ पे संबंध जो दिए गए हैं वो रोस्टर विधि में है, जबकि बाबू यहां पे जो संबंध आया हुआ है इसको हम समुच्चय निर्माण विधि में कहते हैं। कैसे, क्या कहते हैं? समुच्चय निर्माण विधि में दिया है। और किसी भी संबंध को तब तक आप स्वतुल्य, तत्समक, सममित, संक्रामक नहीं बता पाओगे जब तक आप उसको क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में बदल नहीं दोगे। ठीक है, तो आइए जरा देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे जो संबंध दिया गया है, इस संबंध का मेन जो नियम है, मेन जो रूल है, मेन जो थीम है, एक तरह से कह सकते हो, वो क्या है बच्चों? वो ये है। ये क्या दिया है? क्योंकि यहां पे साफ साफ शब्दों में ये दिया गया है कि y माइनस 3x बराबर 0। ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा? y बराबर 3x, जहां पे x और y दोनों कहां से आएंगे? समुच्चय ए से आएंगे। कहां से आएंगे? समुच्चय ए से आएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस दिए गए संबंध के अनुसार हम क्या बनाएं? हम इसको, इस संबंध R को, जो कि यहाँ पे समुच्चय निर्माण विधि में दिया गया है, इसको क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में कन्वर्ट किया जाए। चलिए जरा, x की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं, x की वैल्यू 1 लूंगा तो y की वैल्यू 3 गुणे 1 3 होगी या नहीं होगी? होगी ना। यानी इसका अवयव 1 इसके किस अवयव से संबंधित होगा? 3 से होगा। यानी ये क्या आएगा बच्चों? 1,3 आ गया। अगर मैं 2 को लेता हूं तो इस नियम के अनुसार y की वैल्यू क्या होगी? 2 3 6, यानी कि 2,6 हो गया। अगर मैं x की वैल्यू 3 लेता हूं तो क्या हो जाएगा? 3 3 9 हो जाएगा, यानी 3 किससे संबंधित होगा? 9 से। अगर मैं x की वैल्यू 4 लेता हूं तो y की वैल्यू क्या होगी? 12 होगी, तो 4,12 आ गया। अगर बच्चों मैं x की वैल्यू 5 लेता हूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? y की वैल्यू 15 हो जाएगी। लेकिन 15 तो इसमें नहीं आ रहा ना, बच्चों ध्यान से देखो ना। अगर x की वैल्यू आप क्या लेते हो? 5 लेते हो, तो y क्या है? 3x है। तो ये 3 गुणे 5 बराबर कितना आ गया? 15 आ गया। 15 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। भैया 15 तो ए में आया ही नहीं। 15 जब ए में आया ही नहीं तो इस 5 का 15 के साथ संबंध कहां से होगा? संबंध नहीं होगा ना, संबंध नहीं होगा। उसी तरह बच्चों 5 के बाद अगर x की वैल्यू 6 भी लेते हो तो क्या आ जाएगा? 6 3 18 आ जाएगा, जो इसमें नहीं है। यानी कि x की वैल्यू 4 के बाद कोई भी यहां से x की वैल्यू y से इस नियम द्वारा संतुष्ट नहीं होगा, इस नियम द्वारा संबंधित नहीं होगा। इसका मतलब कि संबंध में केवल इतने ही क्रमित युग्म आएंगे। आगे इतने क्रमित युग्म। अब जरा इसको क्या बताना है? इसको बच्चों हमें बताना है कि ये स्वतुल्य है कि नहीं है, ये स्वतुल्य है कि नहीं है। अब जरा गौर से देखिएगा, ये स्वतुल्य कब होगा? ये स्वतुल्य तब होता
जब इस दिए गए समुच्चय ए का, ये जो भी 1 से लेकर 14 तक प्राकृतिक संख्याएं दी गई हैं, इसमें से प्रत्येक संख्याएं यानी कि प्रत्येक अवयव खुद से अवश्य संबंधित होता, तो यह संबंध क्या होता, स्वतुल्य होता। लेकिन यहां का देखो, एक भी अगर खुद से संबंधित नहीं हुआ, यानी कि मान लो जैसे 14 अवयव आए हैं, 13 खुद से संबंधित हो जाए, लेकिन एक भी अवयव उसका अगर खुद से यानी कि 14वां अवयव अगर खुद से संबंधित नहीं हुआ, तो वो स्वतुल्य नहीं होगा। यहां क्या देख रहे हो, यहां तो बच्चों इसका कोई भी अवयव खुद से संबंधित नहीं है, ना तो 1,1 आया है, ना तो 2,2 आया है, ना तो 3,3 आया है, ना तो 4,4 आया है, ऐसा कुछ भी नहीं आया है। इसको स्वतुल्य होने के लिए क्या आना चाहिए था, इसको स्वतुल्य होने के लिए बच्चों ऐसे संबंध आना चाहिए थे, 1,1 2,2 ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक जाना चाहिए था, 14,14 तक जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं है, इसका मतलब ये स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। तो आप रीजन कैसे लिखोगे, आप रीजन देखो ऐसे लिखोगे, ऐसे कारण लिखो, ऐसे कारण लिखो। कारण लिखने के लिए सबको दिखाना जरूरी नहीं है, कारण लिखने के लिए सबको दिखाना जरूरी नहीं है। आप किसी एक अवयव यानी इस अवयव का किसी इस समुच्चय का कोई एक भी अवयव ले लो और उसको दिखा दो कि उसका खुद के साथ संबंध नहीं है, तो स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है, तो आप ऐसे लिखो बच्चों, आप लिखोगे कि चूंकि 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, जहां 1 बिलोंग्स टू सेट ए, अतः अतः आर स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने 1,1 ही क्यों लिखा, आपने 2,2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 2,2 भी इसमें नहीं आया। बाबू कुछ भी लिख लो यार, कोई भी एक एग्जांपल दे दो, किसी भी एक क्रमित युग्म को बता दो कि इसमें नहीं है, जो नहीं हो इसमें उसको बता दो, बस स्वतुल्य नहीं हो। ठीक है, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना ले लो। अब मैं चलता हूं, मूव करता हूं आगे की ओर। अब बच्चों हम लोग चलेंगे सम्मित संबंध की ओर। कहां चलेंगे, अब बाबू हम लोग मूव करने वाले हैं सम्मित संबंध की ओर। सम्मित संबंध देखो, अब सम्मित संबंध जरा इसको देखा जाए, ये क्या होता है सम्मित संबंध, जिससे बच्चों अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, सिमेट्रिक रिलेशन कहा जाता है। जरा गौर से देखिएगा, करा कि समुच्चय ए पर संबंध आर सम्मित कहलाता है यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तब बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। बच्चों एक बात ध्यान दो, आप परिभाषा से थोड़ा हट के बात करो। अब मैं आपको सरल तथा आसान भाषा में समझा रहा हूं। आसान भाषा में मैं ये समझा रहा हूं कि किसी दिए गए समुच्चय ए पर कोई संबंध आर तभी सम्मित होगा जब उस संबंध आर में आए हुए सभी क्रमित युग्मों के उल्टा मौजूद हो। ध्यान देना बच्चों, उस संबंध आर में आए हुए सभी क्रमित युग्मों के उल्टा मौजूद हो, तब जाकर के वो संबंध क्या होता है, सम्मित होता है। ये जो स्टेटमेंट यहां पे लिखा गया है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। वो कह रहा है कि ये संबंध आर तभी सम्मित कहलाएगा जब जितने भी ए बी बिलोंग्स टू आर आए, उन सभी के लिए बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर आना चाहिए। यानी कि अगर ए बी से संबंधित है तो यहां पे इसी संबंध में बी का ए द्वारा भी संबंधित होना दिखाया जाना चाहिए, तभी जाके वो क्या होगा, संबंधित होगा, यानी कि सम्मित होगा। ठीक है, आगे जरा देखिए, आगे भी कुछ लिखा होगा, देखिए जरा इन पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है कि यदि आर में आए हुए सभी क्रमित युग्मों, आर में आए हुए सभी क्रमित युग्मों के उल्टा मौजूद हो, तब आर क्या कहलाता है, सम्मित कहलाता है। आर क्या कहलाता है, सम्मित कहलाता है। आगे देखिए, यदि एक भी क्रमित युग्म का उल्टा, यदि एक भी क्रमित युग्म का उल्टा मौजूद नहीं है तो यह सम्मित नहीं होगा। यानी कि दिए गए संबंध में एक भी क्रमित युग्म ऐसा आ जाए जिसका उल्टा मौजूद नहीं है, तो वो संबंध सम्मित नहीं होगा। इस बात को आप बच्चों नोट कर लेना। ठीक है, अब जरा आगे देखिए, सम्मित संबंध में दिए गए समुच्चय के प्रत्येक अवयव का आना जरूरी नहीं है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे कि बच्चों आपने तत्समक और स्वतुल्य में देखा था कि हमारे पास ए एक समुच्चय था जिसके अवयव 1,2,3 आए थे, तो इस समुच्चय पे दिया गया संबंध स्वतुल्य और तत्समक तभी होता था जब इस समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव इन्वॉल्व होना चाहिए, प्रत्येक अवयव इन्वॉल्व होना चाहिए, यानी कि कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। लेकिन सम्मित संबंध में ऐसा नहीं है। सम्मित संबंध में ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि दिए गए समुच्चय का प्रत्येक अवयव उसमें इन्वॉल्व हो। यहां पे जरूरी क्या है, यहां पे ये जरूरी है कि संबंध में जितने भी क्रमित युग्म आए उन सबके उल्टे मौजूद होने चाहिए, तब जाके वो संबंध क्या होगा बच्चों, सम्मित हो। एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल पे आते हैं बच्चों। एग्जाम्पल देखा जाए, देखिए जरा, यहां भी मैंने एग्जांपल को रोस्टर विधि में लिया, यानी कि क्रमित युग्म के समुच्चय के रूप में इस संबंध को परिभाषित किया है। यहाँ पे वही मैं समुच्चय ए लिया हूं, जिसमें नहीं, वही समुच्चय नहीं है, दूसरा समुच्चय, ये समुच्चय ए है जिसमें 4 अवयव आए हैं, 1,2,3,4। तब देखो, मैंने एक पहला संबंध R1 यहाँ पे परिभाषित किया। कैसे परिभाषित किया है,
और उन सभी क्रमिक युग्मों 1,2 और 2,1 का समुच्चय। बच्चों फिर से ध्यान दे लो, सम्मित होने के लिए दिए गए समुच्चय के प्रत्येक अवयव का आना जरूरी नहीं है। अभी अभी आपने देखा कि दिए गए सम्मित संबंध में दिए गए समुच्चय के प्रत्येक अवयव का आना जरूरी नहीं है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। आना क्या जरूरी है कि जितने भी क्रमिक युग्माएं हैं सबके उल्टा मौजूद होने चाहिए। अब देखो जरा जरा देखा जाए कि क्या इस R1 में आए हुए सभी क्रमिक युग्मों के उल्टा मौजूद हैं। अगर उल्टा मौजूद है तो सम्मित होगा। फटाफट आप देख के आंसर बताइए, फटाफट आप देख के आंसर बताइए। अगर उल्टा मौजूद है तो सम्मित होगा, अगर उल्टा मौजूद नहीं है सम्मित नहीं होगा। तो देखो बच्चों 1,2 आया, 1,2 का उल्टा 2,1 आया, यानी कि इसका उल्टा ये आ गया और इसका उल्टा ये आ गया। ठीक है, यानी कि इसमें आए हुए सभी क्रमिक युग्मों के उल्टा मौजूद है, सभी क्रमिक युग्मों के उल्टा मौजूद है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा ये, इसलिए क्या होगा बच्चों, ये सम्मित संबंध होगा। क्या होगा, सम्मित संबंध होगा। यानी आप इसका कारण रीजन कैसे लिखोगे, आप लिखो रीजन यहां पे, आप यहां पे रीजन लिख दो कि चूंकि R1 में आए हुए R1 में आए हुए सभी क्रमिक युग्मों का उल्टा मौजूद है, सभी क्रमिक युग्मों का उल्टा मौजूद है। अतः R1 क्या है, सम्मित संबंध। R1 क्या है, सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। बात समझ आई, क्लियर हुआ। अब बच्चों मैं देखता हूं R2 को। R2 जरा देखा जाए, R2 क्या करा, R2 को देखा जाए तो R2 में क्या आया, 1,3 आया। 1,3 का उल्टा देखो आया है क्या, बिल्कुल आया है, 3,1 आ गया। चलो ठीक है, 2,3 आया, 2,3 का उल्टा 3,2 आया है क्या, हाँ बिल्कुल आया है। 3,1 आया, 3,1 का उल्टा 1,3 आया है क्या, हाँ बिल्कुल आया है। 3,2 आया, 3,2 का उल्टा 2,3 आया क्या, बिल्कुल आया है। बच्चों दिए गए संबंध में जितने भी क्रमिक युग्म आएंगे सबको आप एक बार ए बी मानोगे और उसके अकॉर्डिंग बी ए चेक करोगे, मतलब कि उसका उल्टा आप चेक करोगे। आप R2 में भी क्या देखा कि चूंकि आप यहां पे साफ साफ लिखोगे कि चूंकि दिए गए यही स्टेटमेंट कि मींस आप लिखोगे कि R2 में आए हुए सभी क्रमिक युग्मों के उल्टा मौजूद है। R2 में आए हुए सभी क्रमिक युग्मों के उल्टा मौजूद है, इसलिए क्या है, ये सम्मित संबंध है। बच्चों इसी स्टेटमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे लिख दो कि चूंकि A, B belongs to R2, A, B belongs to R2, this implies that, ये क्या किसका सिंबल है, implies that का, B, A also belongs to R2, जहां A, B क्या है, जहां A और B दोनों समुच्चय A के अवयव हैं, दोनों समुच्चय A के अवयव हैं। अतः आप कह सकते हो, अतः R क्या है, अतः R सम्मित है, अतः R सम्मित, अतः R सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। बात समझ आई बच्चों। अब R3 को जरा चेक किया जाए। देखो जरा 3,1 आया, 1,3 आया है, हाँ बिल्कुल इसका उल्टा आया है। 2,4 आया है, 2,4 का उल्टा 4,2 आया है क्या, 2,4 का उल्टा 4,2 आया है क्या, नहीं आया है ना, नहीं आया है। आपको एक बहाना मिल गया, क्या बहाना मिला कि इस क्रमिक युग्म का उल्टा मौजूद नहीं, इस क्रमिक युग्म का उल्टा मौजूद नहीं है। जब मौजूद नहीं हुआ मींस एक भी क्रमिक युग्म का उल्टा मौजूद नहीं होगा, सम्मित नहीं होगा। आप यहाँ पे साफ साफ क्या लिखोगे, साफ साफ लिख दो कि चूंकि 2,4 बिलोंग्स टू R3, लेकिन 4,3 डज नॉट बिलोंग्स टू R3, यानी इसमें R3 नहीं बाबू, टू यही है ना, हमने गड़बड़ लिख दिया बच्चों, गड़बड़ लिख दिया। थोड़ा सा मैं भावनाओं को समझो। 2,4 आया है लेकिन 4,2 डज नॉट बिलोंग्स टू R3, यानी R3 में नहीं आया। अतः आप क्या कहोगे, अतः कहोगे R3 सम्मित नहीं है, R3 सम्मित नहीं है। एक भी क्रमिक युग्म का उल्टा नहीं आया, वो संबंध बच्चों सम्मित नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। R4 की मैं बात करूं, 1,1 आया, यानी कि इसका उल्टा खुद आया। भैया 1,1 का उल्टा 1,1 ही होगा ना, हाँ बिल्कुल 1,1 का उल्टा 1,1 ही होगा। 2,2 का उल्टा 2,2 ही होगा। 3,3 का उल्टा 3,3 ही होगा, यानी कि ये क्रमिक युग्म खुद के उल्टा का भी काम कर रहा है। 4,4 का उल्टा खुद ही होगा, ठीक है। यानी आपने क्या देखा कि इसमें जितने भी क्रमिक युग्म आए हैं सबके उल्टा मौजूद है, अतः ये क्या है, ये एक सम्मित संबंध है। क्या है, एक सम्मित संबंध है। बच्चों कंफ्यूज मत हो ना,
ये अपना उल्टा का काम खुद ही कर रहा है, ये भी अपना उल्टा का काम खुद ही कर रहा है, ये भी अपने उल्टा का काम खुद ही कर रहा है, ये भी अपने उल्टा का काम खुद ही कर रहा है। तो आप यहां पे क्या कहोगे, आप यहां पे कह दो कि चूंकि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तब बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अतः अतः आर क्या है, अतः आर क्या है बच्चों, सम्मित है। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ ना कि कौन सा सम्मित है कौन सा सम्मित नहीं है। अब बच्चों आप स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो। अब मैं मूव करूंगा नेक्स्ट की ओर, चलिए जरा मूव किया जाए, नेक्स्ट की ओर चला जाए। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टाइप की ओर, अगला टाइप जो कि होगा संक्रामक संबंध। बच्चों संक्रामक संबंध से थोड़ा सा सावधान रहना, थोड़ा सा सावधान रहना। आपने जितने भी संबंध के प्रकार पढ़े हैं उन सभी संबंध के प्रकार में सबसे खतरनाक संबंध जो होता है वो संक्रामक संबंध, इसे अंग्रेजी में ट्रांजिटिव रिलेशन कहा जाता है। इसके लिए थोड़ा सा सावधान रहिएगा, थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा, क्योंकि इसमें दो केस आने वाले हैं, यानी एक मेन केस होता है और एक एक्सेप्शनल केस होता है। तो बच्चों दोनों पे आप फोकस करिएगा। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। अब ये कह रहा है, इसकी परिभाषा पे आते हैं पहले। समुच्चय ए पर संबंध आर संक्रामक कहलाता है। संक्रामक कहलाता है कब, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर, तब ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। बच्चों ध्यान देना, बच्चों ध्यान देना, पॉइंट टू बी नोटेड है। ये क्या बोला है, इसने कहा है कि यदि ए कॉमा बी आर में आ जाए, ए कॉमा बी संबंध आर में आ जाए तथा उसके साथ ही साथ बी कॉमा आर भी, बी कॉमा सी भी आर में आ जाए, ए कॉमा बी आए और बी कॉमा सी आए, यानी कि जिससे ये खत्म हो रहा है उसी से प्रारंभ होने वाला कोई दूसरा क्रमिक युग्म आ जाए, तब क्या होता है, तब गेंद किसके पाले में चली गई, अब गेंद पाले में चली गई ए कॉमा सी के बारे में। गेंद पाले में किसके चली गई, गेंद ए कॉमा सी के पाले में चली गई। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर आया और बी सी बिलोंग्स टू आर आया, तब अगर ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होगा तभी जाकर के ये संबंध संक्रामक होगा। बच्चों ध्यान से देखना, यदि एक क्रमिक युग्म ए कॉमा बी आ जाए और एक दूसरा क्रमिक युग्म कैसा आ जाए कि जिसकी शुरुआत बिल्कुल जिससे ये खत्म हो रहा है उसी से उसकी शुरुआत होना चाहिए, जैसे बी से ये खत्म हुआ वैसे वो बी से शुरू हो रहा है। अगर ए बी आर में आ जाए और बी सी भी आर में आ जाए, तब ए सी को आर में आना पड़ेगा तभी जाकर संक्रामक होगा। अगर ए सी आर में नहीं आएगा तो संक्रामक नहीं होगा, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि समुच्चय ए पर संबंध आर संक्रामक कहलाता है यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर, तब ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। आगे देखिए, आगे इस पॉइंट पर जरा फोकस करिए। क्या कह रहा है कि यह आर संक्रामक कहलाता है, आर संक्रामक कहलाता है। बच्चों गड़बड़ाया है, ये गड़बड़ाया बच्चों, ये गड़बड़, इसको इस पे आप ध्यान मत दीजिएगा, ये गलत टाइप हुआ है, ये मिसप्रिंट हुआ है, इसको हटा दीजिए आप। ठीक है, आप उसी पे ध्यान दीजिएगा। अब चलो जरा इस पे ध्यान दो। अब ये इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है कि आर संक्रामक नहीं होगा, आर संक्रामक नहीं होगा यदि ए बी बिलोंग्स टू आर हो तथा बी सी बिलोंग्स टू आर हो, ए बी बिलोंग्स टू आर हो तथा बी सी बिलोंग्स टू आर हो, और तब ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ए बी आर में आए और बी सी आर में आए, यानी कि जिससे ये खत्म हो रहा है उसी से प्रारंभ होने वाला एक दूसरा क्रमिक युग्म आर में आ जाए। लेकिन अगर ए सी नहीं आया, यानी इसके पहले और इसके तीसरे, इसके पहले और इसके दूसरे संबंध के बीच, अवयव के बीच अगर संबंध नहीं हुआ, यानी ए सी नहीं आया, तो संबंध संक्रामक नहीं होगा। ध्यान देना बच्चों कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तब क्या होना चाहिए, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तभी जाके ये संबंध संक्रामक होगा, अदरवाइज संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे आगे आपको एक्सेप्शनल केस भी बताता हूं, आगे देखिए, आगे देखिए। अब जरा इसका एक एक्सेप्शनल केस भी है बच्चों, इसका एक्सेप्शनल केस नहीं आया अभी ना, मैं आपको एक इसका एक्सेप्शनल केस भी बता दूं जो आपने यहां पे देखा था, आपने जो देखा, इसका एक एक्सेप्शनल केस भी है। एक्सेप्शनल केस क्या है जरा उसको देखिएगा। इसका एक्सेप्शनल केस ये है बच्चों कि यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो, बी बिलोंग्स टू आर हो तथा बी कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो, डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो, तब ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो, तब भी आर क्या होगा, आर संक्रामक होगा, आर संक्रामक होगा। बच्चों ध्यान देना,
अभी अभी आपने क्या पढ़ा? अभी आपने पढ़ा कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर हो तथा बी सी बिलोंग्स टू आर हो तब एसी को आर में आना पड़ेगा। अगर एसी आर में आएगा तभी संबंध ये संक्रामक होगा, अदरवाइज संक्रामक नहीं होगा। लेकिन मैंने एक्सेप्शनल केस में आपको क्या पढ़ाया कि अगर ए बी आ जाए लेकिन बीसी ना आए, बीसी ना आए मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जिससे ये समाप्त हो रहा है, जिससे ये क्रमिक युग्म जिस बी के साथ समाप्त हो रहा है, अगर उसी से प्रारंभ होने वाला कोई दूसरा क्रमिक युग्म आर में ना आए, आर में ना आए, तब इस ए और सी के बीच में हमें संबंध नहीं खोजना है। यानी कि ए और सी अगर आर में नहीं भी आता है तब भी ये संबंध आर क्या हो जाएगा? संक्रामक हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। यानी कि इस एसी का आर में आना जरूरी कब है? इस एसी का आर में आना जरूरी तब है जब ए बी बिलोंग्स टू आर आ जाए तथा तथा बीसी बिलोंग्स टू आर आ जाए, तब भैया क्या होगा? तब सारा दारोमदार किस पे है? एसी पे है। अगर एसी आर में आ गया, एसी आर में आ गया तो संक्रामक हो गया, एसी आर में नहीं आएगा तो संक्रामक नहीं होगा। एग्जाम्पल पे चलते हैं बच्चों, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल पे आओ। अब जरा गौर से देखो बच्चों, गौर से बच्चों, बिल्कुल ठंडे दिमाग से, बिल्कुल रिलैक्स मोड से देखना, बहुत जरूरी चीज है बच्चों। एग्जाम्पल को समझिएगा, बिल्कुल पैनिक मत होइएगा, घबराइएगा नहीं। अगर थक गए हैं तो आप पानी पी पी के पढ़िए, लेकिन एक बिल्कुल आराम से रिलैक्स मोड में पढ़िएगा। मैं बिल्कुल नहीं थका हूं, आप मेरे चेहरे पे मुस्कान देख रहे होंगे। और बच्चों आप भी अपने चेहरे पे मुस्कान लाओ, बिल्कुल आप स्ट्रेस में ना रहो, बिल्कुल बिंदास तरीके से जियो यार, बिल्कुल बिंदास तरीके से जीते हुए पढ़ाई करिए, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। बिल्कुल मस्त होकर पढ़ाई करो बच्चों, बिल्कुल फीलिंग लेके पढ़ाई करो, बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं रहना, ठीक है। चलिए देखा जाए पहला एग्जांपल R1, R1। अब बच्चों आपने संक्रामक होने के लिए आपने दो केसेस देख लिए, दो केसेस देखे। पहला केस क्या है? अरे भाई ये को नहीं हो रहे हो। पहला केस क्या है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर तथा तथा बीसी बिलोंग्स टू आर, बीसी बिलोंग्स टू आर। अब क्या होना चाहिए? तब भैया एसी बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए, एसी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तभी जाके संक्रामक होगा। दूसरा केस आपने क्या देखा? दूसरा केस आपने ये देख लिया एक्सेप्शनल केस कि अगर ए बी आर में आए, ए बी आर में आए तथा तथा बीसी आर में ना आए, बीसी आर में ना आए, बीसी आर में ना आए, तब एसी भी आर में आने की जरूरत नहीं, एसी के आर में आने की जरूरत नहीं, तब भी क्या होगा? संक्रामक होगा। ठीक है, ध्यान से देखना। और बच्चों जरा गौर करें, ध्यान से देखिए, इस समुच्चय पे ये संबंध परिभाषित है। देखो 1,2 आया, 1,2 कहने का मतलब कि ये ए और ये बी। अब ए बी आ गया, जरा देखो तो बी से प्रारंभ होने वाला कोई और क्रमिक युग्म आया है क्या इस संबंध में? यानी कि 2 से प्रारंभ होने वाला कोई और क्रमिक युग्म आया है क्या? बिल्कुल बिल्कुल ये आया, तो इसको आप बी मानोगे और इसको आप सी मानोगे। ए बी आ गया, बी सी आ गया। अब किसकी जरूरत है? अब बच्चों इन दोनों के बीच संबंध की जरूरत है, ए और सी के बीच संबंध होना चाहिए, यानी कि 1,3 आर में आना चाहिए। देखो बाबू देखो, ये आ गया, ये क्या है? ये ए है और ये सी है, यही तो ए है और यही तो सी है। तो बच्चों यहाँ पे ए बी आया और बी सी भी आ गया, तब ए सी भी आ गया, तब ए सी भी आ गया। इसका मतलब क्या मैं इसको संक्रामक मान लूं? क्या इसको संक्रामक मान लूं? नहीं बाबू, अभी नहीं मानना है। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अभी मैंने जो भी ए बी बी सी ए सी चेक किया वो किसके बेसिस पे चेक किया? मैंने इसी क्रमिक युग्म के बेसिस पे चेक किया ना, इसी क्रमिक युग्म के बेसिस पे चेक किया मैंने। इसको मैंने ए बी माना, उसके अकॉर्डिंग हमें बी सी मिला, और तब हम अगर हमें ए बी और बी सी मिल गया तो हमें किसकी तलाश हुई? ए सी की, और ए सी भी हमें मिल गया। लेकिन यही काम बच्चों, यही काम आपको क्या करना पड़ेगा? यही काम अब फिर इसके साथ भी करना पड़ेगा, यानी इसको आप ए मानोगे एक बार, इसको बी मानोगे, और इस ए बी के अकॉर्डिंग आप बी सी चेक करोगे। क्या करोगे? बी सी चेक करोगे। अब बी सी कैसे चेक होगा? चला देखो, बी मतलब कि 3, क्या 3 से प्रारंभ होने वाला कोई क्रमिक युग्म है क्या? देखो ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू, बी सी मतलब क्या? कि जिससे ये खत्म हुआ उससे प्रारंभ होने वाला क्रमिक युग्म होना चाहिए। तो बच्चों 3 से प्रारंभ होने वाला, 3 से प्रारंभ होने वाला कोई क्रमिक युग्म है? आगे पीछे कहीं भी? कहीं नहीं है। यानी कि यहां ए बी तो आया, यहां पे ए बी तो आया भैया, ए बी R1 में आया, ए बी R1 में आया, तथा बी सी ना आया, बी सी यहां पे R1 में नहीं आया, नहीं आया ना, तो बच्चों एसी को खोजेंगे नहीं। यानी यहां पे ए बी आया, बी सी नहीं आया, तो एसी की हमें जरूरत ही नहीं है। यानी कि यहां पे भी ये क्रमिक युग्म भी क्या हुआ? संक्रामक हुआ। इस क्रमिक युग्म के बेसिस पे भी हम कहेंगे कि ये संबंध क्या है? संक्रामक हुआ। किस बेसिस पे? ये एक्सेप्शनल रूल के बेसिस पे, ये दूसरे रूल के बेसिस पे क्या हुआ? यहां तक ये संक्रामक की परीक्षा को पास किया। अब जरा तीसरे वाले को देखा जाए, तीसरे वाले को देखा जाए तो बच्चों तीसरे वाले को देखोगे तो इसको आप ए मानोगे, इसको बी मानोगे। अब इस ए बी के अकॉर्डिंग कहीं बी सी है, कहीं 3 से प्रारंभ होने वाला कोई क्रमिक युग्म दिख रहा है क्या आपको? इसमें नहीं दिख रहा ना। यानी कि ए बी आया लेकिन बी सी नहीं आया, तो हम ए सी को खोजेंगे नहीं,
यानी कि ये भी पास हो गया, ये भी क्रमिक युग्मी संक्रामक की परीक्षा को पास कर गया। ये किस परीक्षा को पास किया है भैया? ये सप्लीमेंट्री एग्जाम को पास किया है, यानी कि ये अपवाद वाले केस से क्या हुआ, ये संक्रामक की श्रेणी में आया। यानी कि बच्चों मेन क्रमिक युग्म किसको फॉलो किया? मेन रूल को फॉलो किया। दूसरा क्रमिक युग्म एक्सेप्शनल रूल को फॉलो किया। तीसरा क्रमिक युग्म एक्सेप्शनल रूल को फॉलो किया। ठीक है, तो फाइनली यानी कि हम पूरा एनालिसिस करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये संबंध क्या है? ये संबंध R1 क्या है? संक्रामक है। संक्रामक है, लेकिन कारण क्या लिखा जाए? लेकिन यहाँ पे आखिर में कारण लिखा क्या जाए? तो बच्चों आपको घबराना नहीं है, यहाँ पे कारण कुछ लिखने में आपको बहुत दिक्कत नहीं है। अब आप ये कहोगे कि सर इसमें तो दोनों रूल काम किया है, मेन रूल भी काम किया और एक्सेप्शनल रूल भी काम किया, क्या दोनों रीजन लिखेंगे? नहीं बच्चों, रीजन सिर्फ मेन लिख दो, रीजन सिर्फ मेन वाला लिख दो, बस काम खत्म। आप साफ साफ यहां लिख दो, आप साफ साफ यहां लिखो कि चूंकि AB बिलोंग्स टू R1, AB बिलोंग्स टू R1 तथा BC बिलोंग्स टू R1, यानी कि AB आया और BC आया, तब R1 में क्या हुआ कि A, C ऑल्सो बिलोंग्स टू R1। ये भी क्या आया? R1 में आया। अतः आप कह सकते हो, अतः कहोगे बच्चों कि R क्या है? संक्रामक है। R क्या है? संक्रामक है। R क्या है? संक्रामक है। बच्चों ध्यान देना, आपको किसी भी संबंध के संक्रामकता के बारे में चेक करनी होगी तो आप एक बार एक एक करके हर क्रमिक युग्म को AB मानोगे। क्या मानोगे? हर क्रमिक युग्म को AB मानोगे, उसके अकॉर्डिंग आप BC की खोज करोगे। अगर BC मिल गया तो फिर आप AC खोजोगे, अगर BC नहीं मिला तो AC नहीं खोजो। ठीक है, लेकिन आप हर क्रमिक युग्म के एक बार AB जरूर मानो। ठीक है, अब चलो बच्चों R2 जरा देखा जाए। R2 की संक्रामकता के बारे में चेक किया जाए। भैया ये A और ये B, AB आया, कहीं BC आया क्या? कहीं BC आया क्या? नहीं आया ना। तो अब AC की खोज करेंगे क्या? नहीं करेंगे। यानी कि ये एक्सेप्शनल रूल से, दूसरा वाला क्वेश्चन जो है वो एक्सेप्शनल रूल से क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। यानी कि आप यहां पे कहोगे कि चूंकि A, B बिलोंग्स टू R2, बिलोंग्स टू R2, बिलोंग्स टू R2 तथा B, C आया है क्या? नहीं आया है। डज नॉट बिलोंग्स टू R2, डज नॉट बिलोंग्स टू R2, तब आप ये भी कहोगे A, C डज नॉट बिलोंग्स टू R2। अतः R क्या है? अतः R क्या है? संक्रामक है। R क्या है? संक्रामक है। किस रूल से? एक्सेप्शनल रूल से। क्लियर हुआ बच्चों? बात समझ में आ गई? थोड़ा सा बच्चों ये मुश्किल होता है। तीसरे वाले को देखा जाए, R3 को देखा जाए। R3 जरा देखा जाए कि क्या ये संक्रामक है। जरा गौर करिए, जरा ध्यान से देखिए। ये A, ये B हो गया। AB आपने इसको मान लिया, तो अब AB मान लिया तो 3 से प्रारंभ होने वाले क्रमिक युग्म में आ गया। ये क्या आ गया? B और ये C। अब जरा बताओ, AB आ गया, BC आ गया, AC आया है क्या? AC आया है क्या? क्या यानी कि इसके और इसके बीच संबंध है क्या? नहीं है ना, नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? ये संक्रामक नहीं होगा, ये संक्रामक नहीं होगा। कारण क्या लिखोगे? कारण आप ऐसे लिखो, कारण आप ऐसे लिखो, मैं बता रहा हूं। कारण आप डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट लिख दो। आप ये कह दो, यहां पे आप ये कह दो कि चूंकि 2,3 बिलोंग्स टू R3, 3 बिलोंग्स टू R3 तथा और क्या बिलोंग कर रहा है? तथा 3,1 बिलोंग्स टू R3, बिलोंग्स टू R3। लेकिन अब क्या है बच्चों कि 2 का 1 के साथ संबंध नहीं है, यानी कि 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R3, डज नॉट बिलोंग्स टू R3। अतः कहोगे बच्चों कि R3 क्या है? संक्रामक नहीं है। R3 क्या है? संक्रामक नहीं। बात समझ आई? क्लियर हो गया कि कौन सा संबंध संक्रामक होता है, कौन सा नहीं होता? बिल्कुल सही। अब बच्चों मैं इसमें चलता हूं। R3 था कि R4 था? हमने किसका किया भाई? पहला एग्जांपल हमने किया, दूसरा का रीजन नहीं लिखा था क्या? हमने किसको देखा था बाबू? अच्छा मैं इस पे आ गया, मैं R3 पे नहीं आया क्या? मैं सॉरी R4 की बात हो रही, मैंने R4 की बात किया। बच्चों इसको सही कर लेना, R4 कर लेना, कोई बात नहीं, R4 कर लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, R4 कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब R3 मुझसे छूट गया बच्चों। मानवीय भूल हो जाती है, परेशान नहीं होना है, आप बिल्कुल परेशान न होइए, मानवीय भूल अक्सर हो जाती है। R3 देखा जाए, R3 को जरा गौर से देखिए। R3 में कहानी क्या है बच्चों? R3 में कहानी ये है कि A आया, ये B आया। अब इस AB के लिए कहीं BC आया क्या? यानी कि 3 से प्रारंभ होने वाला कहीं भी क्रमिक युग्म आया है क्या? इसमें नहीं आया ना। यानी AB आया, BC नहीं आया, AC नहीं खोजेंगे, यानी कि ये पास हो गया। यहां तक ये संक्रामक हुआ। फिर यहां पे मैं चलूं, इसको मैं A मानूं, इसको B मानूं। अब इस AB के लिए कहीं BC आया है क्या? यानी 1 से प्रारंभ होने वाला कहीं क्रमिक युग्म आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। ये AB आया, BC नहीं आया, तो AC खोजेंगे नहीं। यानी कि बच्चों R3 भी क्या हुआ? R3 भी संक्रामक हुआ, R3 भी संक्रामक हुआ। लेकिन किस रूल से? आप कहोगे
कि AB बिलोंग्स टू R3, AB बिलोंग्स टू R3 तथा BC डज नॉट बिलोंग्स टू R3, BC डज नॉट बिलोंग्स टू R3, BC डज नॉट बिलोंग्स टू R3, तब आप कह दो कि AC ऑल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू R3, AC R3 में नहीं आया, अतः ये क्या है, संक्रामक है, अतः ये संक्रामक है। अब बच्चों फटाफट आप इसको बताइए, फटाफट अब आप इसको बताइए कि संक्रामक है कि नहीं है, ये आपके लिए क्वेश्चन, आप हेल्प करिए, आप कमेंट करके बताइए कि संक्रामक है कि नहीं है। बच्चों ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये ए और ये बी। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आपने इसको ए माना तो इसको बी क्यों माना। बच्चों किसी भी क्रमिक युग्म के पहले स्थान पर आने वाला अवयव ए माना जाता है और दूसरे स्थान पे आने वाला अवयव बी माना जाता है, चाहे जो अवयव आया हो, लेकिन अगर दूसरे स्थान पे आया है तो उसको हम बी ही मानेंगे। तो बच्चों ये ए और ये बी। अब इस ए बी के लिए कहीं बीसी नहीं है, बीसी नहीं है यानी कि एक से प्रारंभ होने वाला कहीं भी क्रमिक युग्म और नहीं आया है, तो केवल ए बी आया, बीसी नहीं आया, तो हम एसी की जांच नहीं करेंगे, यानी यहां तक ये संक्रामक हो गया। अब आगे बढ़ो, इसको भी आप क्या मानोगे, ए मानोगे, इसको बी मानोगे। इस ए बी के लिए भी कहीं बीसी नहीं आया, आप एसी तक नहीं जाओगे, यानी यहां तक भी ये संक्रामक हुआ, यहां पे ए हुआ, ये बी हुआ। अब इस ए बी के लिए भी बीसी नहीं आया तो एसी तक नहीं जाएंगे, यानी ये भी संक्रामक हो गया, यानी कि एक्सेप्शनल रूल से क्या हो जाएगा, ये भी संक्रामक हो जाएगा। इसका कारण आप लिख लीजिएगा। अब बच्चों मैं मूव करता हूं आगे की ओर। अब हम चलेंगे संबंध के लास्ट प्रकार की ओर, जो कि क्या होगा, जो होगा बच्चों तुल्यता संबंध। क्या होगा, तुल्यता संबंध। अब चलिए लास्ट प्रकार यानी कि 7वां नंबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे अधिक क्वेश्चन इसी से आता है। लेकिन सबसे अधिक क्वेश्चन आता है, लेकिन कोई भी संबंध तुल्यता तभी होता है जब वो स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो। तो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रकार थे उसको हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। बस एक ये क्या है, ये महज फॉर्मेलिटी है। कह कि समुच्चय ए पर संबंध आर, समुच्चय ए पर संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है यदि ए का, ए नहीं बच्चों, यदि आर स्वतुल्य हो, सम्मित हो तथा संक्रामक भी हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, समुच्चय ए पर संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है यदि आर स्वतुल्य हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, तब जाके ये संबंध क्या होगा, तुल्यता संबंध कहलाएगा। आइए जरा इसका एग्जांपल ले लेते हैं। आइए जरा बच्चों इसका एग्जांपल ले लो। एग्जांपल ये रहा आपके सामने, एग्जांपल ये रहा बच्चों आपके सामने, कह रहा कि यदि ए एक समुच्चय जिसमें दो अवयव हैं 1,2 तथा इस समुच्चय पे आर एक संबंध परिभाषित किया गया है, आर एक संबंध दिया गया है। आर कैसा संबंध दिया गया है, आर यहां पर संबंध दिया गया है, आर क्रमिक युग्मों 1,1, 1,2, 2,1 और 2,2 इन्हीं क्रमिक युग्मों का एक संबंध है, इन्हीं क्रमिक युग्मों का एक समुच्चय है। तो दिखाइए कि ये क्या है, एक तुल्यता संबंध। दिखाइए ये क्या है, एक तुल्यता संबंध। बच्चों आपने देखा कि कोई भी संबंध किसी दिए गए समुच्चय पर, कोई भी संबंध आर तुल्यता तभी कहलाता है जब वो स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो। आइए जरा बच्चों, तो इसका मतलब कि इसको तुल्यता दिखाने के लिए सबसे पहले हमें क्या जांच करनी पड़ेगी, सबसे पहले इसके स्वतुल्यता होने की जांच करनी पड़ेगी। आइए जरा बात कर लेते हैं, इसके स्वतुल्यता होने की बात करनी होगी, जांच करनी होगी। इसके बाद इसके सम्मित होने की जांच करनी होगी, यानी इसके सम्मितता की जांच करनी होगी। उसके साथ ही साथ बच्चों इसकी संक्रामकता के बारे में भी हमें जांच करना पड़ेगा। आइए तीनों के बारे में हम लोग जानते हैं। हमारे पास हर मर्ज की दवा है, हमें स्वतुल्य वाले बीमारी को ठीक करने की भी दवा है हमारे पास, सम्मित वाले की भी बीमारी ठीक करने की दवा है और संक्रामक वाले बीमारी को भी ठीक करने की दवा हमारे पास, सारी दवाएं हैं। आइए जरा स्वतुल्य, कोई भी संबंध स्वतुल्य तब होता है, कोई भी संबंध स्वतुल्य तब होता है जब उसमें दिए गए समुच्चय का प्रत्येक अवयव खुद से अवश्य संबंधित हो। यानी कि ये समुच्चय ए दिया गया ना, इसी समुच्चय पे संबंध परिभाषित है, इसमें केवल दो अवयव आए हैं, तो ये तभी स्वतुल्य होगा जब इस संबंध आर में 1,1 भी आया हो और 2,2 भी आया हो। यानी इस दिए गए समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव खुद से अवश्य संबंधित होना चाहिए। बच्चों ध्यान से देखो, 1,1 भी आया यानी एक से संबंधित है और 2,2 भी आया, दो से संबंधित है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आप यहाँ पे लिखोगे कि चूंकि कहने का मतलब ये हुआ कि इस समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव खुद से अवश्य संबंधित है, इसलिए क्या होगा, ये स्वतुल्य संबंध होगा। लेकिन इसको मैं ऐसे लिखूंगा, इसका थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना सीखो। आप लिखोगे कि चूंकि x, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट A। कहने का मतलब यह हुआ कि समुच्चय ए के प्रत्येक x के लिए, x किसको निरूपित कर रहा है, x इन दोनों अवयवों को निरूपित कर रहा है कि a के प्रत्येक x के लिए x, R में आया है, यानी x का x के संबंध R में आया है, अतः ये स्वतुल्य। अतः आप ये कह सकते हो, अतः R क्या है, स्वतुल्य। R क्या है, स्वतुल्य।
ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों? बात समझ में आ रही है? ये जो स्टेटमेंट मैं लिखा हूं इससे आपको दिक्कत तो नहीं है ना? अगर आपको दिक्कत है तो आप ऐसे लिख लो, अगर आपको दिक्कत है तो इसी स्टेटमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि चूंकि ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव खुद से अवश्य संबंधित है, खुद से अवश्य संबंधित है, खुद से अवश्य संबंधित है, ठीक है, अवश्य संबंधित है। बात समझ आई बच्चों? इसलिए क्या है ये स्वतुल्य। सम्मित के बारे में बात किया जाए बच्चों, सम्मितता के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी संबंध सम्मित तभी होता है जब इस संबंध में आए हुए सभी क्रमिक युग्मों के उल्टा मौजूद हो। जरा ध्यान से देखो, 1,1 का उल्टा 1,1 ही होता है, चलो ये पास हो गया। 1,2 का उल्टा 2,a आता है, पास हो गया। 2,1 का उल्टा 1,2 आ गया, ये भी पास हो गया। 2,2 का उल्टा ये खुद ही होता है, यानी कि इसका भी उल्टा मौजूद है। आप यहाँ पे लिख दो कि चूंकि आर में आए हुए आर में आए हुए सभी क्रमित युग्मों के उल्टा मौजूद है, अतः आर सम्मित है। अतः आर क्या है? सम्मित संबंध, आर सम्मित संबंध। बात समझ आई बच्चों? अब बात करते हैं संक्रामक के। संक्रामकता के बारे में आपने अभी बात की, अभी आपने चीजों को क्लियर किया कि ए बी आ जाए और बीसी आ जाए तो एसी का आना जरूरी है, तभी संक्रामक होगा, अदरवाइज संक्रामक नहीं होगा। एक्सेप्शनल केस आपने क्या पढ़ा कि ए बी आए लेकिन बीसी ना आए तो एसी को हमें खोजना नहीं है, यानी कि तब भी केवल ए बी के बेस पे भी वो संबंध संक्रामक हो सकता है। ध्यान से देखिए, चलिए देखिए, ये ए ये बी, सॉरी कलर ले लू मैं, ये कलर विजिबल नहीं हो रहा, ये ए और ये बी, ठीक है। अब बीसी चेक करो, हाँ ये बी और ये सी, ए बी बी सी। एसी क्या होना चाहिए? एसी 1,2 होना चाहिए ना? एसी 1,2 है क्या? हाँ बच्चों, यही एक 1,2 है। अब आप कहोगे सर आपने तो इसको बीसी माना है। बच्चों एक ही क्रमिक युग्म कई एक चीज का काम कर सकता है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ए कॉमा बी आ गया और बी कॉमा सी आ गया, तो यहाँ पे ए कॉमा सी क्या आना चाहिए? 1,2 ना, क्योंकि ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 2, 1,2 आना चाहिए। यही बच्चों एसी का भी काम कर जाएगा, यही एसी का भी काम कर जाएगा, यानी कि ए कॉमा बी आया और बी कॉमा सी आया तो ए कॉमा सी भी आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अब जरा देखिए, अब जरा देखा जाए कि क्या इस ए बी के लिए और भी कहीं बीसी है क्या? हो, यहाँ पे मैंने इरेज कर दिया क्या? यहाँ पे क्या था? यहाँ पे 1,2 था ना, हाँ इसको सही कर देता हूँ। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों कि अब इस ए बी के लिए देखो, एक ही ए बी के लिए कई एक बीसी हो सकता है, यानी कि जैसे एक से ये खत्म हुआ उसी एक से प्रारंभ होने वाला क्रमिक युग्म ये है। हो सकता है कि एक से प्रारंभ होने वाला और भी कोई क्रमिक युग्म आ जाए, तो वहां भी क्या होता? अगर वैसा होता तो इस ए बी के लिए उसको भी बीसी मानते और तब जाके फिर एसी हम चेक करते, लेकिन ऐसा नहीं है, इस ए बी के लिए केवल यही बीसी आया है। अब आगे बढ़ता हूं, अब आगे चला जाए बच्चों। अब आगे बढ़ूंगा तो जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे 1,1 है ना, ध्यान से देखो। अब बच्चों देखो ये क्या हुआ, ये ए आया, सॉरी ये क्या है बच्चों? ए है और ये बी है। अब जरा बीसी चेक करो, 2 से प्रारंभ होने वाला, हाँ बिल्कुल ये बी और ये सी, ये बी और ये सी। अब एसी क्या होना चाहिए? एसी, एसी मतलब 1,1, हाँ बच्चों बिल्कुल देखो एसी काम कर गया, ये ए और ये सी, यानी इस ए बी के लिए बीसी ए है और इसके लिए एसी ए आ गया, ठीक है। तो ये क्रमिक युग्म पास हो गया। अब बच्चों इस ए बी के लिए इसको भी बीसी मानोगे, इसको भी बीसी मानोगे, क्यों? क्योंकि 2 से ये समाप्त हुआ और 2 से प्रारंभ होने वाला ये भी क्रमिक युग्म है, तो इस ए बी के लिए इसको भी बीसी माना जाएगा और अब इसके लिए एसी चेक किया जाएगा। एसी क्या होना चाहिए? 1,2 होना चाहिए, A1 C2 1,2। बच्चों यही एसी का काम कर जाएगा, यही एसी का काम कर गया, यानी इस ए बी के लिए ये बीसी आया तो इसके लिए एसी भी आ गया, ठीक है। बात समझ आ रही है? अब बच्चों जरा देखो, अब बच्चों जरा ध्यान से देखो, इरेज करने के चक्कर में ज्यादा इरेज हो जा रहा है, कोई बात नहीं। अब जरा देखो, अब मैं इसको ए बी ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? इसको ए और इसको बी ले लिया, इसको ए और बी ले लिया, ठीक है। ए बी ले लिया, इसको काट कर दो, ये बीसी नहीं है। अब ए बी आ गया तो बीसी क्या होगा? बिल्कुल ये बी होगा और ये सी होगा, क्योंकि देखो जिससे ये खत्म हुआ इससे ये प्रारंभ होना। बच्चों ध्यान देना, केवल आगे ही चेक नहीं करना, आपको पीछे भी आना है। इस ए बी के लिए एक बार बीसी ये हुआ, बीसी हुआ तो एसी क्या चाहिए? ए की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू क्या? 1, यानी कि एसी की अगर आप बात करते हो तो क्या होना चाहिए? 2,1 होना चाहिए, 2,1 होना चाहिए। अब जरा देखो 2,1 है क्या? हाँ बच्चों यही एसी का काम कर लिया, यही एसी का भी काम कर लेगा। इस ए बी के लिए ये बीसी हुआ और इसके लिए यही एसी का भी काम कर लिया, समझ आ गया? अब बच्चों जरा एक बात और, अब इसको आप कट करो, इस ए बी इसको भी कट करो। इस ए बी के लिए बच्चों ये भी बीसी होगा, क्योंकि ये बी से बीसी 1 से समाप्त हो रहा है, 1 से प्रारंभ हो रहा है, ये भी बीसी होगा।
तो ये ए बी और ये बी सी। अब एसी क्या चाहिए, एसी क्या चाहिए भाई, एसी 1,2 चाहिए ना, एसी 1,2 सॉरी एसी चाहिए, सॉरी 1,2 नहीं चाहिए, एसी यहाँ पे 2,1 चाहिए, 2,2 चाहिए, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 2, 2,2 चाहिए। अब क्या एसी है, हाँ बिल्कुल, ये ए हो गया और ये सी हो गया, ये ए हो गया ये सी हो गया। तो इस तरह बच्चों ये भी क्रमित युग्म, ये भी क्रमित युग्म क्या हुआ, ये भी पास हो गया, ये भी क्रमित युग्म क्या हो गया, पास हो गया। किस समय में ये ए बी बी सी ए सी आ गया, 1,2 ये 2,1 था ना, मीट जा रहा बार बार, कोई बात नहीं। अब बच्चों क्या करें, अब आप क्या करोगे, इसको ए बी मानो, इसको ए बी मानो और इसके अकॉर्डिंग बी सी चेक करो, ये बी हुआ और ये सी हुआ। इसके लिए एसी क्या आया, इसके लिए सी आया बच्चों 2,1, 2,1 यही एसी का काम कर गया, यानी कि यहां भी ये संक्रामक हो गया। बच्चों फिर से मैं कह रहा हूं कि जो हमारे पास जो यहाँ पे जो यहाँ पे संबंध ये दिया गया है, एक बात जरा गौर करना, जो यहाँ पे आर संबंध दिया गया, इसमें अवयव क्या है, 1,1 आया, 1,2 आया है, फिर 2,1 आया है और 2,2 आया है ना। इनमें हमें सबको चेक करना है, तो ठंडे दिमाग से सोचना, हर क्रमित युग्म को आपको ए बी मानना है, उसके अकॉर्डिंग आपको बीसी चेक करना है। अगर बीसी आ गया तो आपको एसी खोजना पड़ेगा, अगर एसी आएगा तो संक्रामक होगा, एसी नहीं आएगा तो संक्रामक नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना कि हर क्रमित युग्म को एक बार ए बी मानना होगा। और ए भी ध्यान देना कि एक ए बी के लिए 2 बीसी आ सकते हैं, 3 बीसी आ सकते हैं। तो अगर 2 बीसी आया तो उन दोनों बीसी के लिए अलग अलग आप एसी चेक करिए, 3 बीसी आया तो उन तीनों बीसी के लिए अलग अलग एसी चेक करिए, सबको आपको चेक करना पड़ेगा। वैसे आपको मैंने करके दिखा दिया कि यहाँ पे जितने भी ए बी आए और उसके लिए अगर बीसी आया तो एसी आया हुआ, यानी कि आप यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, आप रीजन लिख दो कि चूंकि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर तथा तथा बीसी बिलोंग्स टू आर, बीसी बिलोंग्स टू आर, तब AC ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, AC ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अतः आप क्या कहोगे कि अतः R क्या है, अतः R संक्रामक है, अतः R क्या है, संक्रामक है, यानी कि संक्रामक संबंध है। अब बच्चों हमें दिखाना क्या था, हमें इसको फाइनली बच्चों तुल्यता संबंध दिखाना था। क्या दिखाना था, तुल्यता संबंध दिखाना था। और कोई संबंध तभी तुल्यता होता है जब वो स्वतुल्य भी हो, जो कि है ये सम्मित भी हो, यहां पे सम्मित मैंने लिखा था, ये सम्मित भी है और ये संक्रामक भी है। आप यहां पे साफ साफ लिख दो कि चूंकि R क्या है, R स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य है, उसके साथ ही साथ सम्मित है, उसके साथ ही साथ सम्मित है, तथा और क्या है, तथा ये संक्रामक भी है, संक्रामक भी है। अतः आप ये कह सकते हो कि अतः R क्या है, R एक तुल्यता संबंध है, R एक तुल्यता संबंध है, R एक तुल्यता संबंध है। इस तरह बच्चों हमने संबंध के सारे प्रकार को 1 बाय 1 करके बिल्कुल सरल तथा आसान भाषा में पूरी तरह हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया। अब बच्चों बारी है किसकी, अब बारी है क्लास 12th NCERT एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करने की, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।